आ गए। अब आ ही गए तो पूरी वीडियो देख कर जाना। जैसा कि बिगनिंग आफ्टर द एंड के पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था, विंसम ने आर्थर को एक टास्क दिया था। टास्क के अंदर आर्थर को रैपिड स्क्वेरल, सिल्वर पैंथर, टाइटन बेयर को पकड़ना था, लेकिन एक बेल को बिना रिंग किए हुए। इसके साथ ही साथ आर्थर को अपने मैजिक्स को भी यूज करना अलाउ नहीं था। आर्थर विंसम की इस बात पर बड़ी आसानी से मान तो जाता है, लेकिन उसको केवल रैपिड स्क्वेरल को ही पकड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आर्थर लाख कोशिश करने बाद भी रैपिड स्क्वेरल को नहीं पकड़ पा रहा होता है, लेकिन आर्थर तभी भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते साथ ही अपने पास से फुटवर्क स्किल को जनरेट करता है, जिससे वो बहुत ही तेजी से आसपास में मूव कर पा रहा था, जिसकी वजह से आर्थर रैपिड स्क्वेरल को पकड़ने में तो कामयाब हो जाता है और उसका अब अगला टारगेट होता है सिल्वर पैंथर। आर्थर सिल्वर पैंथर को पकड़ने के लिए तो जाता है, लेकिन सिल्वर पैंथर के साथ फाइट करने के चक्कर में आर्थर क्लिफ से नीचे गिर जाता है। आर्थर अपनी जान बचाने के लिए अपनी वाइंड मैजिक को यूज करता है, क्योंकि आर्थर क्वाड्रेटा एलिमेंट यूजर है, इसलिए वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। और वहां पर आर्थर अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़ी आसानी से और बहुत ही ज्यादा सेफली तरीके से लैंड कर लेता है। उस क्लिफ से नीचे उतरने के बाद आर्थर की मुलाकात होती है टाइटन बेयर से, और यहीं से हमारे सीजन की एंडिंग हुई थी। तो आप लोगों ने अगर जो इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्योंकि अगर जो आप इसका पिछला सीजन बिना देखे यहाँ पर आ रहे हो तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो पहले जाकर आप उसे देख लो। भाई ने बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। सीन की स्टार्टिंग होती है आर्थर के पास से, जिसके सामने टाइटन बेयर गुर्राते हुए खड़ा था। आर्थर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विंसम ने उसे बताया था कि टाइटन बेयर लगभग 10 फीट का होता है, लेकिन आर्थर जब उसे मिल रहा होता है तब वो तो उसकी कमर तक नहीं आ रहा है। आर्थर को लगता है कि ये टाइटन बेयर का बच्चा है, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि वो टाइटन बेयर बात करना चालू कर देता है। वो आर्थर के साथ नीचे गिरे सिल्वर पैंथर की लाश को पकड़ते हुए बोलता है कि ये मेरा खाना है। आर्थर उस बेयर के बच्चे को बात करता देख हैरानगी में अपने मन के अंदर बोलता है कि विंसम ने उसे इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं बताया कि ये बात कर सकता है। वो बेयर आर्थर को हैरान देख बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, क्यों ना मैं स्टार्टिंग तुमसे ही करूँ। ये बोलकर वो बेयर का बच्चा आर्थर की तरफ बढ़ने लगता है। आर्थर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आर्थर अपनी फाइटिंग के पोजीशन में आ जाता है और उस तरफ बेयर भी आर्थर के ऊपर अपना पंच शूट करता है, जिसे आर्थर अपने हाथ को आगे करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन आर्थर की एक्सपेक्टेशन से वो बेयर का बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो बेयर के बच्चे के पंच की वजह से, बेयर के उस पंच की वजह से आर्थर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लग जाते हैं, लेकिन आर्थर अपने आप को गुलाटी मारते हुए पीछे घिसटते हुए संभाल ही लेता है। आर्थर अभी ठीक से खड़ा ही हुआ होता है कि वो बेयर आर्थर के ऊपर अपने क्लॉ का यूज करते हुए कुछ स्लैशेस लगाता है, जिसे आर्थर अपनी रैपिड स्क्विरल को पकड़ने वक्त की जो स्किल को मास्टर किया था उस स्किल को यूज करते हुए बड़ी तेजी से उन सारे के सारे अटैक को डॉज करने लगता है। लेकिन तभी भी आर्थर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो बेयर के उन अटैक्स को आसानी से डॉज कर पाए। उस बेयर के क्लॉ के अटैक की वजह से आर्थर के पैरों के ऊपर स्लैशेस लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से आर्थर का घाव बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था। अब आर्थर को रेजिस्ट करता देख वो बेयर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो बेयर आर्थर के ऊपर अपनी जॉ को लेकर अटैक कर देता है, जिससे आर्थर फिर से अपनी रैपिड स्क्विरल टेक्निक को यूज करता है और उस अटैक को बड़ी तेजी से डॉज कर लेता है। इस टेक्निक का नाम रैपिड स्क्विरल टेक्निक नहीं है, लेकिन तभी भी मैं इसको रैपिड स्क्विरल टेक्निक ही बोलूंगा। आर्थर की इस तरीके की अजीबोगरीब मूवमेंट्स को देखकर वो बेयर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो आर्थर से बोलता है कि आखिरकार वो कैसे कर रहा है ये सब। ये बोलकर वो बेयर आर्थर के ऊपर और भी कुछ स्लैशेस लगा देता है, जिससे आर्थर फिर से अपनी रैपिड स्क्विरल टेक्निक को यूज करते हुए उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेस्ट के ऊपर कुछ उस बेयर के क्लॉ के निशान आर्थर के चेस्ट के ऊपर छूटे जाते हैं। लेकिन आर्थर यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता। आर्थर गुलेटी पुलेटी मारकर इधर उधर कूद काद कर अपने आप को बचा ही लेता है। वो बेयर आर्थर को अपने सारे के सारे स्लैशेस को डॉज करता है देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आर्थर के ऊपर एक पंच को शूट करता है, जिससे हिट होकर आर्थर बड़ी बुरी तरीके से वहां पर दीवार पर जाकर पटकता है। उस बेयर ने आर्थर को जिस दीवार के ऊपर पटक के मारा था वो दीवार पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थर के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि ये कोई सोल रेलम नहीं है जिसके अंदर मैं बार बार मर कर वापस से जिंदा हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ कर इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। आर्थर अपनी बची हुई हिम्मत को कलेक्ट करता है और उस बेयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आर्थर वहीं पर खड़े खड़े अपनी फुटवर्क टेक्निक को यूज करता है और उस बेयर के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बेयर आर्थर के ऊपर अपने क्लॉ को यूज करते हुए फिर से एक स्लैश लगाती है, जिसकी वजह से आर्थर को पीछे हटना पड़ता है। आर्थर बोलता है कि ये जब भी अपने क्लॉ को यूज करते हुए स्लैश लगाता है तो इसके स्लैश भी इसके क्लॉ के जितने शार्प होते हैं और उतने ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो बेयर अब आर्थर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्से में आता है। वो आर्थर से गुस्से में बोलता है कि तुम जितना भी ज्यादा यहाँ पर रेजिस्ट करोगे ये सिचुएशन और भी ज्यादा तुम्हारे लिए पेनफुल होने वाली है, इसलिए अगर जो तुम यहाँ पर रेजिस्ट करोगे तो तुम यहाँ पर बहुत ही गंदी तरीके की मौत पाओगे। आर्थर उस बेयर की बात सुनकर शायद उस बेयर को सस्ते में ले लेता है, इसलिए वो अपने हाथ को खड़े करते हुए सरेंडर कर देता है। आर्थर बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर और भी ज्यादा नहीं फुदकने वाला।
तुम यहाँ पर जैसा भी बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। आर्थर को अपने हाथ खड़े करते देख वो बेयर आर्थर के ऊपर तुरंत ही अपने पंच को शूट करता है, जिससे डायरेक्ट आर्थर हिट होता है। आर्थर के पाँव भी इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि अब उसकी बस भी हो चुकी थी। आर्थर बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। ये बोलकर आर्थर टाइटन बेयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। टाइटन बेयर उसे देखकर एक जोरों की दहाड़ लगाता है। आर्थर बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी जंगली जानवर के हाथों नहीं मरना चाहूंगा और ना मैं मरूंगा। ये बोलकर आर्थर अपनी फुटवर्क टेक्निक को वापस से यूज करता है और बड़ी तेजी से टाइटन बेयर के पीछे पहुंच जाता है। टाइटन बेयर आर्थर की बेल की आवाज को सुन लेता है और समझ जाता है कि आर्थर उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी क्लॉ को यूज करता है और पीछे अपने स्लैश लगाता है। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे केवल आर्थर की बेल होती है जो उसके स्लैश की वजह से कट के 2 हिस्सों में बट जाती है। बेयर भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और सोच रहा था कि आखिरकार वो गया कहाँ। तभी आर्थर उसके पीछे अपेयर होता है। आर्थर उसके पीछे आते साथ ही अपने पंच को रेडी करता है और उस बेयर के ऊपर अपने पंच को दे मारता है। आर्थर के इस पंच के अंदर उसके पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि आर्थर इस वक्त अपनी एलिमेंटल पावर्स को यूज कर रहा था। आर्थर के केवल एक उसी पंच की वजह से वो बेयर दीवार पर जाकर लड़ता है और उसके पीछे की दीवार पूरी तरीके से चिटक जाती है। आर्थर का आपकी बार वाला पंच इतना ही स्ट्रांग था कि वो बेयर ऑन द स्पॉट ही उसके एक ही पंच से मर जाता है और आर्थर भी हद से ज्यादा घायल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहीं पर हमें विंडसम को दिखाया जाता है, जहां पर विंडसम आर्थर के माना को डिटेक्ट करते हुए आर्थर को ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाता है। वहीं पर विंडसम आर्थर के माना को डिटेक्ट करते हुए बोलता है कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर नीचे क्या करने के लिए आया है। पर जब विंडसम की नजर अपने सामने के नजारे पर जाती है तो विंडसम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर आर्थर बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ होता है। आर्थर को देखकर विंडसम बड़ी तेजी से आर्थर के पास पहुंचकर उसको अपनी हीलिंग मैजिक से हील करना चालू कर देता है। विंडसम आर्थर को हील करते हुए बोलता है कि इसकी 2 रिब्स पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। इसके चेस्ट के घाव बहुत ही ज्यादा डीप है और यही नहीं, इसके पैर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। ये मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आर्थर को इतनी बुरी तरीके से घायल और यहाँ पर दिख रही इतनी ज्यादा तबाही को केवल एक छोटे से बेयर ने किया है। विंडसम बोलता है कि एक पूरी तरीके से ग्रोन एडल्ट टाइटन बेयर लगभग 10 फीट का होता है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से एडल्ट टाइटन बेयर भी इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचा सकता जितनी इस बच्चे ने यहाँ पर मचाई है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बेयर अपनी उंगली को हिलाता है, जिसे देखकर विंडसम उसकी तरफ घूरना चालू कर देता है और देखते ही देखते वो बेयर के चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा आ जाता है। उस बेयर के चेस्ट के ऊपर एक रेड कलर की चीज कोई चमकना चालू कर देती है और वहीं पर उस बेयर के सीने के ऊपर चमकती हुई चीज उस बेयर के सीने को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है। विंडसम बताता है कि ये एक डीमन लिच है। विंडसम बताता है कि इसकी एबिलिटी है कि ये अपने होस्ट की बॉडी को पजेस कर उसके माना कोर को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये हम अजूरास के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देती है। यहाँ तक कि ये लिच हम अजूरास को भी आसानी से जान से खत्म करने में सक्षम है। विंडसम आगे बढ़कर उस लिच को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसको पकड़कर तुरंत ही खींचकर उसको बाहर निकाल लेता है और उसकी वहीं पर जान ले लेता है। विंडसम बोलता है कि इस लड़के की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि इसकी यहाँ पर मुलाकात एक डीमन लिच के पोसेसर से हो गई, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि ये लड़का एक को हराने में सक्षम है। ये बोलकर विंडसम वहाँ पर उस डीमन लिच को अपने हाथों के अंदर मसल कर खत्म कर देता है। उस डीमन लिच को मारने के बाद विंडसम के हाथों के अंदर एक अजूरे कलर की पिल आ जाती है जो कि शायद उस बेयर का कोर है। विंडसम उस पिल को देखकर एक हल्की से स्माइल करता है और उस पिल को आर्थर को खिला देता है। विंडसम बोलता है कि तुमने यहाँ पर जितनी भी डिफिकल्टीज और जितनी भी मुश्किल को सहा है और वहीं पर तुम्हारी आज की डिफिकल्टीज और मुश्किलों ने तुम्हें वापस से पे बैक किया है। और यही बोलकर विंडसम आर्थर की तरफ देखता है जहाँ पर आर्थर का माना कोर वहाँ पर ग्लो करना चालू कर देता है। सीन की स्टार्टिंग होती है और आर्थर की आंख खुलती है एक घर के अंदर जहाँ पर आर्थर के पैरों के ऊपर पट्टी हुई होती है। आर्थर अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आर्थर को घबराता देख मेयर आर्थर के पास आती है और उसे घबराने से मना करती है। वो बोलती है कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पैरों को वापस से काट कर हील किया है। असल में आर्थर के घाव बहुत ही ज्यादा थे उसके पाँव के ऊपर और उसे हील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और अगर जो कुछ भी कर उसके पैरों को हील कर दिया जाता तो उसके पैरों की एफिशिएंसी पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए मेयर ने आर्थर के पैरों को काट कर वापस से हील किया है। मेयर ये सब बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आर्थर को रियलाइज होता है कि उसका माना कोर अपग्रेड कर सिल्वर कलर का हो चुका है। आर्थर के प्रेडिक्ट करते साथ ही आर्थर की ड्रैगन वेल अपने आप से एक्टिवेट हो जाती है और उसके टैटू उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। आर्थर की बॉडी बहुत जोरों से चमकना चालू कर देती है, जिसे मेयर बाहर से ऑब्जर्व कर लेती है। मेयर आर्थर को उसकी ड्रैगन वेल के बारे में बताती है कि इसका नाम रियलम हार्ट है और ये एबिलिटी केवल इंद्रायत क्लैन के ब्लड लाइन के पास ही होती है। बेसिकली ये एबिलिटी इंसान को स्ट्रेंथ और पावर नहीं देती, बल्कि ये एबिलिटी इंसान को ऐसी एजुकेशन और ज्ञान देती है जो बिना रियलम हार्ट के इसे एक्सेस कर पाना नामुमकिन है। ये बोलते हुए मेयर आर्थर को एक बड़ी सुंदर सी जगह पर ले आती है जो पूरी तरीके से रॉ माना से ओवरफ्लोडेड था। मेयर आर्थर को बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और यहाँ पर जितने भी मैजिशियन है वो अपनी बॉडी के हिसाब से सुटेबल माना को ऑब्जॉर्व करते हैं और धीमे धीमे उस मैजिशियन की बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप माना को अडेप्ट कर लेती है और वही उसका कॉर्ड बन जाता है। आगे मेयर आर्थर को एथर के बारे में बताती है कि माना और एथर दो अलग अलग चीजें हैं। अगर जो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो एथर एक कप है और उसमें फिल किया हुआ वाटर
माना। आर्थर तुरंत मेयर की बातों को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि उस वक्त जिस वक्त मैंने रियलम हार्ट को एक्टिवेट किया था और वो पर्पल कलर के माना पार्टिकल्स वहां पर दिखे थे। बोलती है हाँ वही एथर था। एथर को तुम अपना रियलम हार्ट को एक्टिवेट करने के बाद उसे साफ साफ देख सकते हो और वही जो तुमने छोटे छोटे पर्पल कलर के कंपाउंड्स को देखा था वही मिलकर एथर को बनाते हैं। और अगर जो यहाँ पर बात की जाए रियलम हार्ट की, तो यहाँ पर रियलम हार्ट के 3 अलग अलग पाथ्स हैं, जिसमें से पहले का नाम एवियम जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, दूसरे का नाम स्पेटियम जो स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और तीसरे का नाम विवियम जो पूरे के पूरे लिविंग कंपाउंड्स को इन्फ्लुएंस करता है। मेयर आर्थर को बताती है कि कोई भी प्रैक्टिशनर चाहे जितना बड़ा जीनियस हो और चाहे जितना ही ज्यादा पावरफुल हो, वो केवल इन पाथ्स में से किसी एक पाथ के ही ऊपर चल सकता है। और इन पाथ्स को हमारे एंसेस्टर ने हमारे रियलम हार्ट के यूज करने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर जो मार्क्स बनते हैं जिन्हें र्यून के नाम से जाना जाता है, उन्हें डिफरेंशिएट कर इन पाथ्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था। ये बोलते साथ ही मेरे के बॉडी के ऊपर र्यून्स अपीयर हो जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेरे भी यहाँ पर अपने रियलम हार्ट को यूज कर सकती है। मेरे को अपना रियलम हार्ट को एक्टिवेट करता है देख आर्थर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मेरे आर्थर को बताती है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो रियलम हार्ट को यूज करने के बाद र्यून्स अपीयर हुए हैं, उन्हें देखकर पता चलता है कि वो विवियम पाथ पर है, जिसकी वजह से वो उसकी पैरों को हील कर पाई थी। मेरे आर्थर को उसको अपना रियलम हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है, जिसकी बात सुनकर आर्थर वहां पर अपने रियलम हार्ट को एक्टिवेट करता है। आर्थर को अपने रियलम हार्ट को यूज करने की वजह से उसके बॉडी के ऊपर सारे के सारे उसके र्यून अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखकर मेरे आर्थर की तरफ बढ़ती है और आर्थर के हाथों को पकड़कर वो आर्थर के र्यून्स को चेक करना चालू कर देती है। मेरे के रिएक्शंस को देखकर आर्थर अपनी बॉडी की तरफ देखता है जहां पर उसकी बॉडी के ऊपर र्यून्स थे। आर्थर वहां पर अपने हाथ के अंदर अपने मैजिक को यूज करता है और अपने फायर एलिमेंट को रिलीज करता है। आर्थर के फायर एलिमेंट को यूज करने की वजह से आर्थर के हाथों के अंदर एक छोटी सी फायर बन जाती है, जिसके आसपास छोटे छोटे रेड कलर के एथर पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं। आर्थर ऐसा ही अपने अर्थ वाइंड वाटर एलिमेंट के साथ करता है और आर्थर के हर एक एलिमेंट को यूज करने की वजह से आर्थर के आसपास छोटे छोटे अलग अलग कलर के माना पार्टिकल्स आ जाते हैं जो असल में एथर कंपोनेंट होते हैं। आर्थर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था और आर्थर बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे पहले क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया। मेरे आर्थर से बोलती है ह्यूमंस के लिए इस एथर कंपोनेंट के ऊपर स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एथर का फंडामेंटल लॉ पूरी तरीके से माना पार्टिकल से अलग है। ये बोलकर मेरे अपने हाथों के अंदर एथर को मैनिपुलेट करना चालू कर देती है। मेरे आर्थर से बोलती है कि अगर जो तुम एथर को माना के जैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे हाथों में फेलियर के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। और वहीं से मेरे अपने हाथों को यूज करते हुए उन सारे के सारे एथर पार्टिकल्स को वहां से गायब कर देती है। आर्थर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मेरे ने यहाँ पर सारे के सारे एथर पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व कर लिया है। आर्थर ये देखकर मेरे से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए मेरे से बोलता है कि आखिरकार वो किस तरीके से एथर को ऑब्जॉर्व कर पा रही है और मैं किस तरीके से एथर को ऑब्जॉर्व करूं। आर्थर का क्वेश्चन सुनकर मेरे आर्थर को बताती है कि एथर को ऑब्जॉर्व नहीं किया जा सकता, तुम यहाँ पर केवल एथर की प्रेजेंस को चेंज कर सकते हो। मेरे आर्थर को बताती है कि माना कोर हमेशा बॉडी के अंदर रहता है फिजिकल रियलम में, इसलिए माना कोर का डायरेक्टली एथर को ऑब्जॉर्व करना नामुमकिन है। मेरे आर्थर को बताती है कि उसे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट ही हुई होती है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम इसे धीमे धीमे कर समझ जाओगे। मेरे आर्थर को बताती है कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर तुम्हारी रूट माना रिफाइनिंग एबिलिटी के ऊपर तुम्हारी कल्टीवेशन डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जो तुम्हारी नॉलेज होगी वो कभी भी तुम्हारी तुमसे पास डाउन नहीं होगी और जिसे लाख कोशिश कर किया भी नहीं जा सकता। मेरे आर्थर से बोलती है कि आर्थर क्या तुम्हें मालूम है तुम किस वजह से एथर को यूटिलाइज कर पा रहे हो। मेरे आर्थर की बात सुनकर थोड़ी देर सोचकर उसके बाद बोलता है कि शायद ये सेल्विया की ड्रैगन विल के कारण हो रहा है। मेरे बोलती है नहीं, ये सेल्विया की ड्रैगन विल के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ सिल्विया की ड्रैगन विल के कारण तुम्हारी बॉडी एथर के बर्डन को उठा पा रही है। मेरे की बात सुनकर आर्थर फिर से असमंजस में चला जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद आर्थर एकदम से शॉक होते हुए बोलता है मैं एथर को इसीलिए यूटिलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चारों के चारों एलिमेंट को यूज करने की एबिलिटी है। जिस पे सेल्विया स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ अब तुमने सही बोला। वहीं पर हंसते हंसते मैरे की नजर आर्थर के ऊपर जाती है जहां पर आर्थर अपने रियलम हार्ट की वजह से उसकी बॉडी कांप रही होती है। वो ज्यादा देर तक रियलम हार्ट को नहीं रोक पा रहा होता है, इसलिए मैरे आर्थर से बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम रियलम हार्ट को इतनी देर तक एक्टिवेट कर रख पा रहे हो, लेकिन अभी तुम रियलम हार्ट को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दो। मैरे की बात सुनकर आर्थर वहाँ पर अपने रियलम हार्ट को डीएक्टिवेट कर देता है। आर्थर अपने रियलम हार्ट को डीएक्टिवेट करने के बाद मैरे से पूछता है कि मैरे क्या तुम मुझे यहाँ पर बताओगे किस क्वालिटी का एथर मेरे ऊपर सूट करेगा और मैं उसे अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाऊंगा। आर्थर की बात सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है कि आर्थर मुझे यहाँ पर तुमसे सबसे पहले ये चीज बताने दो। मैरे आर्थर से बोलती है कि आर्थर मुझे यहाँ पर नहीं मालूम कि किस तरीके का एथर तुम्हारे ऊपर सूट करेगा और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अजूरास एथर को मैनिपुलेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं तुम उस तरीके से नहीं कर पाओगे। मुझे मालूम है तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो क्योंकि तुम्हारे पास चारों के चारों एलिमेंट को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। यही नहीं तुम्हारे पास ड्रैगन विल है और इसके साथ ही साथ तुम्हारे पास रियलम हार्ट फिजिक्स भी है, पर ये बहुत ही बड़ा बैड लक है क्योंकि यहाँ पर तुम केवल साधारण से एक ह्यूमन हो। आर्थर मैरे की बात सुनकर गुस्से में अपने दांत भींच लेता है। आर्थर ये सुनकर अपसेट हो जाता है, लेकिन मैरे आर्थर को वहाँ पर बताती है कि उसका
पाथ कौन सा है। भले ही वो टाइम को मैनिपुलेट कर पा रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि वो एवियम पाथ पर जाने वाला है। मैरे आर्थर को बताती है कि उसका रेलम हार्ट का पाथ सेल्विया के जैसे स्पैटियम है, जो स्पेस फैब्रिक को कंट्रोल कर सकता है। मैरे की बात सुनकर आर्थर बोलता है कि मैरे, जिस तरीके से तुमने यहाँ पर बोला उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस इस एबिलिटी को किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये बोलकर आर्थर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मैरे से बोलता है कि मैरे, तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। इतनी दूर इस ग्रैंड एबिलिटी के बारे में जानने के बाद क्या मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि मैं इस एबिलिटी को होल्ड कर पाऊँ? पर मुझे लगता है कि एक लेसर बीइंग होने के कारण मेरी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से मैं इस एबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आर्थर को गुस्से में देख मैरे आर्थर को दिलासा देते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है आर्थर, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पोटेंशियल है, लेकिन तुम अपनी कैपेसिटी से बंधे हुए जिसके ऊपर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैरे आर्थर को बोलती है कि वो ये सारी चीजें उसे किसी भी तरीके से मूव करने या उसे नीचे दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। पर हाँ, मैं इससे तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसके साथ अपनी फिजिकल रियलम की बाउंड्रीज को ब्रेक थ्रू कर आगे जाने का रास्ता ढूंढी लोगे, और आगे चलकर शायद तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे जिसे अजूरा ने भी कभी सोचा नहीं होगा और ना कभी करने की कोशिश की होगी। मैरे आर्थर को बताती है कि उसने यहाँ पर बहुत से रूल तोड़ दिए हैं उसे ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज देकर। अगर जो नॉलेज किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इसे ड्रैगन रेस के खिलाफ भी यूज किया जा सकता है। मैरे आर्थर से बोलती है कि उसके पास रेलम हार्ट है और उसके पास चारों के चारों एलिमेंट्स को यूज करने की एबिलिटी है, इसलिए किसी भी फाइट के वक्त उसके हाथों में जो कुछ भी होगा वो उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। पर यहाँ पर तुमने जिस मूवमेंट टेक्निक को क्रिएट किया था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर घर पर इस हालत में पड़े हुए हो, उसको छोड़कर तुम किसी भी चीज को, किसी भी एबिलिटी को यूज कर सकते हो। मैरे आर्थर को उसकी मूवमेंट टेक्निक को साफ साफ यूज करने से मना कर देती है। वो बोलती है अगर जो वो इस मूवमेंट टेक्निक को इसी तरीके से यूज करता रहा तो आगे चलकर वो अपने पैरों को खो देगा। मैरे की बात सुनकर आर्थर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। आर्थर बोलता है कि इतने दिनों की मेहनत, इतनी हार्ड ट्रेनिंग और इस एबिलिटी को रिफाइन करने के बाद मेरे हाथों में कुछ भी नहीं आया। आर्थर वहाँ पर एक आस में कि मैरे को अगर जो वो मिराज वॉल के मैकेनिज्म के बारे में बताएगा, किस तरीके से वो एबिलिटी वर्क करती है इस बारे में बताएगा, तो शायद मैरे आर्थर को मिराज वॉल को यूज करने की परमिशन दे देगी। लेकिन मैरे को मिराज वॉल के मैकेनिज्म के बताने के बाद भी मैरे स्टिल आर्थर को उस एबिलिटी को यूज करने से साफ साफ इनकार कर देती है। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर को जो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है। मैरे की ये बात सुनकर कि आर्थर अब अपने मिराज वॉल को यूज नहीं कर पाएगा, आर्थर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। हालांकि उसकी रिसेंट की फाइट से आर्थर को पता चलता है कि आर्थर अपने बिना माना को यूज करे हुए एडवेंचरर की रैंक के ऊपर डबल ए रैंक पर आता है। मतलब कि आर्थर अब अपने बिना माना को यूज करे हुए डबल ए रैंक का एक एडवेंचरर है। असल में मैरे ने आर्थर को मिराज बॉल को यूज करने से इसलिए मना किया था क्योंकि आर्थर एक ह्यूमन है और ह्यूमन की बॉडी अजूरास की तरह नहीं होती। यहाँ पर अजूरास के पास जन्म से ही माना को मैनिपुलेट करने की ऐसी क्षमता है जो ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन के भी परे है। और ठीक इसी वजह से मैंने आर्थर को मिराज बॉल को यूज करने से मना कर रही थी क्योंकि आर्थर की बॉडी एक ह्यूमन की है और जिसकी वजह से अजूरे वॉल टेक्निक आर्थर की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक असर दिखा रही थी, जिसकी वजह से आर्थर की बॉडी किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाए किसी को भी नहीं पता। आर्थर बोलता है कि विंसम के रिपोर्ट के अनुसार एक सिंगल रिटायनर पूरी की पूरी एक टीम को इनालेट करने के लिए काफी है, जिसे एक लेंस लीड कर रहा हो। आर्थर बोलता है कि मैरे ने बोला था कि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है, लेकिन मैं केवल नॉलेज के बलबूते पर पूरे के पूरे अलास्ट्रिया को नहीं हरा पाऊंगा। और इसी असमंजस की सिचुएशन में आर्थर वहां पर सो जाता है और इसे सीन चेंज होकर सुबह पर आता है, जहां पर मैरे आर्थर का इंतजार कर रही होती है। और उस तरफ हमें आर्थर को भी दिखाया जाता है जो आर्थर थोड़ा बहुत हील हो चुका था और अपने पैरों के ऊपर अब चल पा रहा था। मैरे आर्थर से बोलती है कि मुझे लगा ही था कि विवियम को यूज करने की वजह से तुम्हारी रात बहुत ही ज्यादा टेरिबल गई होगी। आर्थर बोलता है कि हाँ, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा था कि जब मेरे दोनों पैर पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। ये तो अच्छी बात है कि मैं अब अपने दोनों पैरों पर सही से चल पा रहा हूँ। आर्थर की बात सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है, जो कि अच्छा है। ये सुनकर आर्थर मैरे की तरफ देखने लगता है। मैरे बोलती है, हाँ, क्योंकि मैंने विंसम से कहकर तुम्हारे साथ बिताने के लिए कुछ वक्त मांगा है। और रही बात इस समय की कि तुम कब तक मेरे पास रुकोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी देर तक और कितनी जल्दी अपने आप को ग्रो कर पाओगे। मैरे बोलती है, आर्थर, अब मैं अपनी नॉलेज को तुम्हारे साथ शेयर कर तुम्हें धीमे कर एक सही से रास्ते पर लेकर आऊंगी, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें और भी ज्यादा अपने आप को ग्रो करने में। मैरे आर्थर से बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये नीचा दिखाने के लिए नहीं बोली, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हें अपनी लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये बोलने के बाद मैरे आर्थर से बोलती है कि तुम यहाँ पर अपने सारे के सारे मैजिक स्पेल्स कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी सारी की सारी ताकत लगाकर अपने मैजिक कॉम्बिनेशन के किसी भी अटैक को यूज करो मेरे ऊपर। मैरे की ये बात सुनकर आर्थर अपने हाथों के अंदर मैजिक को रिलीज करना चालू कर देता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है। आर्थर के मैजिक को यूज करने से पहले ही मैरे आर्थर को बता देती है कि आर्थर वहाँ पर अपने कौन कौन से मैजिक को यूज करने वाला है। मैरे आर्थर को बताती है कि आर्थर वहाँ पर अपने राइट हैंड के अंदर वाटर स्पेयर को यूज कर रहा है और अपने लेफ्ट हैंड के अंदर वाइंड मैजिक।
ये सुनकर आर्थर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। मैरे आर्थर से बोलती है कि बच्चे, मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने पूरी की पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो। अब ये सुनकर आर्थर की मर्दानगी पर आ जाती है। आर्थर अपने फाइटिंग स्टेंस पे आ गया था और अपनी फाइट को सीरियस लेना चालू कर दिया था। आर्थर वहां पर अपने अर्थ मैजिक को यूज करते हुए वहां की ग्राउंड को शैटर करते हुए मैरे के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मैरे वहां पर अपने पाँव को धीमे से ग्राउंड पे मारकर आर्थर के सारे मैजिक को वहीं पर ही नलीफाई कर देती है। अब ये देखकर आर्थर वहां पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्थर मैरे से बोलता है कि आखिरकार उसने ये कैसे किया। ये सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है कि ये वो एबिलिटी है जो उसके पास पहले से ही है और ये उसको भी यूज कर सकता है, और ये वही नॉलेज और वही एबिलिटी है जिसको मैं आगे चलकर तुम्हें सिखाऊंगी। और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए और सीन चेंज होकर आर्थर पर आता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मैरे ट्रेनिंग के बाद आर्थर को हील कर रही होती है। आर्थर मैरे से बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि वो अपने हीलिंग मैजिक को एक इस तरीके से एक्सक्यूज बनाकर उसे इतनी बुरी तरीके से मारेगी और इतनी बुरी तरीके से उसे मेजर इंजरी दे देगी। मैरे आर्थर से बोलती है कि माना फ्लक्चुएशन की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन को समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि स्पेल्स को किस तरीके से सेंस किया जाता है, और ये समझने के बाद तुम अपने रिलम हार्ट को यूटिलाइज करो, जिसकी वजह से तुम एक्यूरेटली डिसाइड कर पाओगे और समझ पाओगे कि तुम्हारे अपोनेंट की अगले वाली चाल क्या है। ये बोलते बोलते मैरे ने आर्थर को पूरी तरीके से हील कर दिया होता है। आर्थर पीछे घूमकर मैरे से पूछता है कि अगर जो इसी तरीके से वो उसके वॉन्ड्स को, उसके घाव को हील कर सकती थी, तो आखिरकार उसने उसके पैरों को काट कर वापस से क्यों ग्रो किया। ये सुनकर मैरे आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलती है कि तुमने जो बोला वो पॉसिबल है कि तुम्हारे पैरों को हील किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे पैरों के ऊपर जिस माना से अटैक करा गया था उस माना के एथर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता, जो कि किसी और के लाइफ के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये सुनकर आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है कि अगर जो ऐसी बात है तो वो उसको मारना बंद करे, उसको भी दर्द होता है। ये सुनकर मैरे आर्थर से बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर जो तुम मेरी बातों में गिरना बंद कर दो। मैरे आर्थर से बोलती है कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर जो तुम्हारा अपोनेंट वोकलाइज स्पेल, मतलब कि अपने स्पेल्स को बोलकर मैजिक से अटैक करता है, तो उसकी इमेजिनेशन के ऊपर उसके मैजिक का साइज, शेप और ड्यूरेशन डिपेंड करती है। और यहीं पर ही तुम्हें ऐसे बहुत से तुम्हारे दुश्मन मिलेंगे जो अपने वोकल को प्रोजेक्शन की तरह यूज कर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। मैरे की ये बात सुनकर आर्थर को लगता है कि मैरे उसे बहुत ही ज्यादा कम आंक रही है। आर्थर मैरे से बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल 6 हफ्ते से हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन 6 हफ्तों में इतना ज्यादा कमजोर हो गया। मैरे आर्थर से बोलती है कि मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम यहाँ पर आए हो अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए, और यहाँ पर तुम अपने रिलम हार्ट को यूज करते हुए स्पेल्स को काउंटर करने की ट्राई कर रहे हो उनके मैनिफेस्ट होने से पहले। जिस ज्ञान को मैं अभी तुम्हें देने वाली हूँ उस ज्ञान को मुझे कलेक्ट करने में सदियां लग गई हैं। ये बोलते साथ ही मैरे ने आर्थर को अपना हाथ देकर उठाने के लिए बोला, लेकिन आर्थर उनको मना कर कर अपने पैरों के ऊपर अपने मन से ही खड़ा हो जाता है और अपने रिलम हार्ट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो देरी किस चीज की, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आर्थर अपने रिलम हार्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और मैरे अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने मैजिक स्पेल्स को कास्ट करना चालू कर देती है। आर्थर यहाँ पर विवियम को सीखने के लिए मैरे के साथ यहाँ पर हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आर्थर का विवियम के ऊपर पहले से अच्छा कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से आर्थर भी अब मैरे के स्पेल्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। आर्थर अपने हाथ को क्रॉस साइन में बनाकर मैरे के वाइन ब्लेड को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। आर्थर की ग्रोथ को देखकर मैरे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके साथ ही वो उसको अप्रिशिएट भी करती है उसकी ग्रोथ के ऊपर। ये बोलते साथ ही मैरे अपने हाथों के अंदर अपने मैजिक स्पेल्स को तैयार करने लगती है और आर्थर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन आर्थर भी मैरे की तरह जमीन के ऊपर पाँव मारकर मैरे के स्पेल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसको डॉज कर लेता है। आर्थर मैरे कि उस अटैक से अभी बचा ही होता है कि मैरे आर्थर के पीछे एक और स्पेल से अटैक कर देती है, जिससे आर्थर बचने के लिए अपने हाथ को पीछे स्विंग कर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी आर्थर के पीछे एक पत्थर से बना हुआ स्पाइक बड़ी तेजी से आर्थर के करीब बढ़ रहा था। वो स्पाइक आर्थर को लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आर्थर के पीछे एक हाथ अपेयर होता है, जिसे देखकर आर्थर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं विंडसम होता है। विंडसम बड़ी तेजी से आगे बढ़कर आर्थर को उस अटैक से बचा लेता है। विंडसम उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद आर्थर के करीब आकर आर्थर से बोलता है कि हमारे पास टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चलकर तुम्हारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर के पास जाना होगा। आर्थर से ये बात बोलने के बाद विंडसम एकदम से अपने पैरों के ऊपर आकर मैरे से बोलता है कि उसे माफ कर दे बीच में इंटरप्ट करने के लिए। आर्थर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि विंडसम अभी मैरे के सामने अपने घुटनों पर आ गया था। आर्थर को मालूम था कि इंद्रायत क्लैन के अंदर मैरे की पोजीशन इतनी है कि वो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर पाए, लेकिन आर्थर को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैरे की पोजीशन इंद्रायत क्लैन के अंदर इतनी ज्यादा हाई होगी कि वो विंडसम खुद घुटनों पर आकर मैरे को बो कर रहा है। विंडसम मैरे के सामने सर झुकाते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना यहाँ पर बिना बताए आने के लिए, लेकिन लॉर्ड इंद्रायत ने पहले से ही आर्थर के लिए एक नया इंस्ट्रक्टर चुन लिया है और आर्थर का वो नया इंस्ट्रक्टर आर्थर का इंतजार कर रहा है। मैरे विंडसम से बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, आर्थर ने अपनी रिलम हार्ट की ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस लड़के को अपनी आंखों से देखकर इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करूँ, जिसके लिए मैं कभी कदार इस लड़के को देखने के लिए आ सकती हूँ। विंडसम अपने सर को हाँ की डायरेक्शन में हिलाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स
आप जरूर आकर इस बच्चे को ऑब्जर्व कर सकती हैं। ये बोलकर विंसम और आर्थर मैरेज से विदा लेकर आर्थर के नए इंस्ट्रक्टर के पास जाने के लिए अपने रास्ते पर चल देते हैं, जहाँ पर विंसम लगातार आर्थर को घूरे जा रहा होता है, जिसे आर्थर भांप लेता है और उसे पूछता है क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है जो तुम मुझे इतनी देर से घूरे जा रहे हो। ये सुनकर विंसम बोलता है कि लेडी मैरे ने अपना टाइम देकर केवल तुम्हें हील नहीं किया, साथ ही साथ तुमको ट्रेन भी किया। बच्चे तुम्हारी किस्मत मुझे बार बार अचंभे में डाल रही है। ये सुनकर आर्थर विंसम से पूछता है कि आखिरकार मैरे है कौन। ये सुनकर विंसम बोलता है कि अगर जो लेडी मैरे ने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया तो मैं उस हद में नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ बता सकूं। ये सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए बोलता है कि विंसम, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे लगा था कि तुम्हारी इंद्रायत क्लन के अंदर पोजीशन अच्छी खासी होगी, लेकिन मैरे के सामने तुम्हारी हालत को देखकर मेरी इस गलतफहमी से पर्दा उठ गया। आर्थर की ये टॉन्ट सुनकर विंसम गुस्सा करते हुए बोलता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो इंसानी बच्चे। भले ही मैं अजूरास में सबसे लोएस्ट रैंक पर आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लेसर बीइंग से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। विंसम और आर्थर एक दूसरे का मजाक उड़ाते ही उड़ाते एक गेट के सामने आ जाते हैं और उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस गेट के अंदर एंटर करने के बाद आर्थर और विंसम जब दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं तो आर्थर और विंसम देखते हैं एक वैली के ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, जिसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें। आर्थर अपने चारों तरफ मुंडी घुमाते हुए विंसम से बोलता है तो यहाँ पर मेरी नई ट्रेनिंग की सेशन चालू होगी। विंसम आर्थर से बोलता है कि लेडी मैरे ने उसे माना की मीनिंग के बारे में और उसे सेंस करना सिखाया, और विंसम ने खुद उसे मिड रेंज कॉम्बैट और ऐसी ऐसी स्किल जो वॉर के अंदर जरूरी है ये चीजें सिखाई हैं। और यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इस ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम इन सारी की सारी चीजों को एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल करोगे प्रोफेशनल्स की तरह, अपने एलिमेंटल मैजिक को अपने मिड रेंज कॉम्बैट के साथ किस तरीके से यूज करोगे, इसके बारे में तुम्हें सिखाया जाएगा। विंसम ने अपनी बात खत्म ही की होती है कि तभी वहाँ पर ऊपर से आवाज आती है तो यही वो लड़का है। ऊपर से आवाज आती है तो यही वो लड़का है जो यहाँ पर आया है हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो इस लेसर बीइंग को चूज किया गया है वाइत्रास की पाली हुई आर्मी को हराने के लिए और हमें जीत दिलाने के लिए। ये बोलते साथ ही वो आदमी क्लिफ से जंप लगा देता है और बड़ी तेजी से जिगजैग कर नीचे आने लगता है। वो आदमी जमीन पर लैंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है कि तभी उस धुएं के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और आर्थर को पकड़ लेता है। आर्थर ये देखकर हल्का सा शॉक हो जाता है, लेकिन डरता बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर के फेस के ऊपर जरा सा भी कोई डर के एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर वो आदमी खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बच्चा जरा सा भी नहीं डरा। ये देखकर वो आदमी अपने गोलम को डीएक्टिवेट करता है और ये आदमी कोई और नहीं आर्थर का एक नया इंस्ट्रक्टर है। आर्थर का इंस्ट्रक्टर आर्थर से बोलता है अगर जो तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से जज किया जाए तो तुम केवल थोड़े से सरप्राइज थे, तुम डरे बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हमें आर्थर के इस नए इंस्ट्रक्टर के बारे में पता चलता है जिसका नाम वर्न होता है। विंसम आर्थर से बोलता है आर्थर इनसे मिलो, इनका नाम वर्न है और आगे के लिए तुम्हारे यही इंस्ट्रक्टर होने वाले हैं कुछ समय के लिए। विंसम की बात सुनकर आर्थर वर्न के पास जाकर झुकते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वर्न आर्थर को इग्नोर करते हुए विंसम से बोलता है कि विंसम, ह्यूमन लोग उन लोगों को किस तरीके की सजा देते हैं जो कि लेट होते हैं। सजा की बात सुनते हुए आर्थर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए वर्न से पूछता है कि सजा आखिर किस तरीके की सजा, लेकिन वर्न आर्थर को पूरी तरीके से फिर से इग्नोर करते हुए विंसम से बोलता है विंसम, क्या मैं इसकी एक उंगली काट दूं या फिर इसके पैर का एक अंगूठा काट दूं? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मुझे लगता है इसे लोगों से दूर एक कारावास में मैं डाल दूं। आर्थर उंगली काटने और जेल में डालने की बात सुनकर हकपका जाता है। वो अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है क्या मुझे इस तरीके से इतनी बेरहमी से सजा दी जाएगी केवल यहाँ पर लेट आने के लिए? वर्न की बातों को सुनकर विंसम वर्न को समझाते हुए बोलता है सुनने में तुमको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ह्यूमंस को किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाती उनके लेट होने पर। विंसम की ये बात सुनकर वर्न मुंह बनाते हुए बोलता है क्या सच में? एक भी नहीं। वर्न बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, ह्यूमंस का लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो मुझे लगा ये समय के बहुत ही ज्यादा पाबंद होंगे और इन्हें होना भी चाहिए क्योंकि इन लोली ह्यूमंस का लाइफ स्पेन हमसे बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये बोलने के बाद वर्न आर्थर के मुंह के करीब जाते हुए आर्थर से बोलता है सच अ बैकवर्ड रेस, मतलब कि समझ रहे हो भैया यहाँ पर भी रेसिज्म हो रही है। वर्न की ये बात सुनकर आर्थर को भी अब लगने लगता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रेस से है, जो कि वो अपने मन में यही बोलता भी है। वर्न बोलता है खैर छोड़ो, जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए उस टॉपिक पर चलते हैं। ये बोलने के बाद वर्न पीछे झटके से घूमता है, जिसकी वजह से वर्न का कोट आर्थर के मुंह पर जाकर लगता है। वर्न अपने कोट से आर्थर के मुंह पर तमाचा मारने के बाद आर्थर से बोलता है चल बेटा अब नंगा हो। वर्न की ये बात सुनकर आर्थर थोड़ी देर तक मुंह बनाकर वर्न को देखता रहता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये वर्न ने बोल क्या दिया। असल में वर्न ने आर्थर को नंगा होने के लिए नहीं केवल कपड़े उतारने के लिए बोला है। ये चीज समझने के बाद आर्थर अपनी शर्ट उतारना चालू कर देता है। अपनी शर्ट्स को उतारने के बाद आर्थर अपनी पैंट्स को भी उतार देता है और नंगा हो जाता है, मतलब कि अंडरवेयर है ना, लेकिन नंगा ही बोलेंगे। और कसम से भाई आर्थर भाई की बॉडी को देखो, इतनी ज्यादा स्लिम और थोड़ा सा भी फैट नहीं, और अपनी देखो खा खा के केवल चर्बी छोड़ रहे हो। हगने जाते होगे तो गू की जगह केवल फैट गिरता होगा। थोड़ा उठ लो, थोड़ा दौड़ भाग लो, या फिर अपनी पूरी जवानी इसी बेडी के ऊपर उतारने का इरादा है। खैर छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। आर्थर अपने कपड़ों को उतारने के बाद वर्न से बोलता है कि इतना काफी है या फिर तुम्हें मेरे फैमिली के गहने को भी देखना है। ना 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 ना, गलत फहमी में मत रहना बड़े भाई लोग, ये मैंने नहीं बोला, ये इसमें लिखा है। मेरे सब्सक्राइबर तो इतने शरीफ है नहीं जो कि समझ ना पाए हो, बाकी अगर जो नहीं समझ में आओ तो जाओ पोगो देखो जाके। आर्थर की बात सुनकर वर्न आर्थर के करीब जाते हुए बोलता है लगता है इस ह्यूमैनिटी को बचाने वाले मसीहा का कुछ ज्यादा ही बड़ा मुंह है, और वैसे भी मुझे तुम्हारी चमड़ी को देखने में कोई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
ये बोलते बोलते वर्न की नजर आर्थर के हाथ पर जाती है, जहाँ पर आर्थर ने अपने हाथों के ऊपर एक फेदर लपेटा हुआ होता है, जिसे सिल्विया की मदर ने उसे मरने से पहले दिया था। जिसे देखने के बाद वर्न बड़ी तेजी से आर्थर के हाथ से उस विंग को निकाल लेता है। वर्न ने आर्थर के पास से उस विंग को इतनी तेजी से लिया था कि आर्थर रिएक्ट तक नहीं कर पाया था। वर्न ने आर्थर के हाथ पर इस फेदर को देखते ही पता लगा लिया था कि एक ड्रैगन फेदर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा रेयर क्राफ्टिंग मटेरियल को अपने हाथों के ऊपर बांधकर एक हैंड वार्मर बनाकर इसे वेस्ट कर रहे हो? क्राफ्टिंग मटेरियल की बात सुनकर आर्थर कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्राफ्टिंग मटेरियल? किस तरीके का क्राफ्टिंग मटेरियल? विंडसम आर्थर को बताता है, हमारे जैसे ड्रैगन्स के विंग के फेदर एक तरीके के स्केल के जैसे होते हैं। स्केल जैसे ड्रैगन का स्केल होता है वही। ये फेदर एक यूनिक तरीके की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है जो माना और एथर दोनों में बहुत ही ज्यादा काम आता है। विंडसम बोलता है कि हमारे पैदा होने के बाद हम लोग कभी भी अपने विंग से अपने फेदर को नहीं गिराते, लेकिन अगर जो किसी मेल ड्रैगन या किसी फीमेल ड्रैगन ने तुम्हें अपना ये फेदर दिया है तो इसका मतलब वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है, और या फिर तुम उसके बहुत ही ज्यादा करीब हो। ये बोलते हुए वर्न ने आर्थर को सिल्विया का विंग वापस कर दिया होता है। विंडसम की ये बात सुनकर आर्थर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर सिल्विया ने आर्थर को अपना ड्रैगन विंग और अपना एक एग दिया था। भाई मैं बहुत दिनों के बाद इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं नाम भूल गया हूँ, तो फिर मुझे बता देना कि सिल्विया इसका नाम था या फिर उस अंडे से जो ड्रैगन निकली थी उसका नाम सिल्विया था। आर्थर उस विंग को अपने हाथों में लेकर देखते हुए बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ये बोलने के बाद आर्थर उस विंग को अपने पास रख लेता है, जिसके तुरंत बाद वर्न आर्थर का हाथ पकड़ लेता है। वर्न आर्थर से बोलता है, चलो इस फेदर वेदर की बात बंद करो और अपने हाथों को बाहर निकालो, मुझे तुम्हें एग्जामिन करना है। वर्न की बात सुनकर आर्थर वैसा ही करता है जैसा वर्न बोलता है, और वर्न आर्थर की बॉडी के चारों तरफ घूमकर आर्थर की बॉडी का मेजरमेंट लेना चालू कर देता है। आर्थर की बॉडी का पूरी तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद वर्न आर्थर से बोलता है, चलो अब तुम अपने जितने भी एलिमेंट है उनको यूज करते हुए अपने मैजिक स्पेल्स को कास्ट करना चालू करो, और ध्यान रखना उन स्पेल्स को यूज करने के लिए केवल तुम्हें अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करना है। वर्न की बात सुनकर आर्थर अपने सारे के सारे एलिमेंट को यूज करना चालू कर देता है, जिसकी स्टार्टिंग वो अपने अर्थ एलिमेंट से करता है। आर्थर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए अपने सामने लगभग 2.5 मीटर लंबा एक मिट्टी का पिलर खड़ा कर देता है। इसके बाद आर्थर अपने वाइंड, फायर, वाटर, आइस और लाइटनिंग एलिमेंट को यूज कर वर्न को दिखाता है, और वर्न के इस मेजरमेंट को कंप्लीट करते करते वहां पर लगभग शाम हो ही जाती है। तब जाके वर्न के सारे मेजरमेंट कंप्लीट होते हैं। वर्न आर्थर से बोलता है कि बेसिक मेजरमेंट और कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं कि तुम अपने माना को अपने बैटल आर्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। बेसिकली वर्न आर्थर को देखना चाहता है कि आर्थर अपने मैजिक्स को और अपने माना को किस तरीके से अपनी फाइट के अंदर इस्तेमाल करता है, और जस्ट उसके पीछे खड़ा आर्थर किसी लड़की की तरह अपनी बॉडी को छिपा रहा होता है, जिसके साथ ही वर्न एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से सामने से एक बहुत ही बड़ा गोलम अपेयर होकर आर्थर और वर्न की तरफ बढ़ने लगता है। वर्न अपने सामने दौड़ते आ रहे हुए उस गोलम के ऊपर आर्थर को अपने अटैक को फायर करने के लिए बोलता है, जिसकी बात को सुनकर आर्थर उसके ऊपर अपने लाइटनिंग एलिमेंट को यूज करते हुए उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। जिसके साथ ही आर्थर के पीछे एक और गोलम अपेयर होता है, जिसे मारने के लिए आर्थर अपने हाथों के अंदर अपनी लाइटनिंग एलिमेंट को चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी आर्थर के जस्ट पीछे एक और गोलम अपेयर होता है, जो आर्थर के पैरों के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर डिस्बैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से आर्थर का अटैक मिस होकर आसमान में चला जाता है। वर्न उस अटैक को देखकर बोलता है, ओह तुमने तो मिस कर दिया। और वर्न की ये सब बातों को सुनकर आर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आर्थर गुस्से में अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे बताओगे कि तुम करना क्या चाहते हो। अगर जो तुम यहाँ पर मुझे बता दोगे कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा कोऑपरेटिव हो सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये कैलकुलेशन और मेजरमेंट मेरे लिए थोड़ी ज्यादा सब्जेक्टिव होती जा रही है। जिसके साथ ही आर्थर खुद ही वहाँ पर बताना चालू कर देता है कि वो सबसे ज्यादा कौन कौन से एलिमेंट को यूज करने में कंफर्टेबल महसूस करता है। आर्थर वर्न से बोलता है कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वाटर और फायर एलिमेंट से है, लेकिन जिस एरिया में अभी हम लोग हैं इस एरिया के अंदर वाटर माना की एफिनिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आर्थर की बात सुनकर वर्न आर्थर से बोलता है कि बच्चे इसके बारे में मुझे पहले से पता है। जिसके बाद आर्थर से वो उसकी एज पूछता है कि बच्चे आखिरकार तुम्हें लगता है तुम कितने साल के हो। इसकी बातों को सुनकर आर्थर बोलता है कि मैं लगभग 15 साल का हो चुका हूँ। आर्थर की एज को जानकर वर्न बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से बुद्धिहीन नहीं हो। वर्न आर्थर से बोलता है कि चलो इसे बंद करो, अभी मुझे तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा एनालाइज करना है। वर्न आर्थर से बोलता है कि इसके बाद अब हम लोग लॉन्ग रेंज माना एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। वर्न की बात सुनकर आर्थर और विंडसम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी से भूकंप आना चालू कर देता है, और ये भूकंप वहां पर इतना ज्यादा था कि आर्थर पूरी तरीके से वहां पर हिल जाता है। उस भूकंप से आर्थर अपने आप को संभालता है और उसके बाद अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है, तो पाता है कि वहां पर वैली के छोर के ऊपर हजारों की संख्या में वहां पर गोलम समन हो चुके हुए होते हैं, और ये सारे के सारे गोलम वर्न के ही समन किए हुए होते हैं। खाई के छोर पर खड़े हुए गोलम धीमे धीमे कर खाई की दीवार का सहारा लेते हुए नीचे आना चालू कर देते हैं, और इधर अपने सामने इतनी बड़ी गोलम की आर्मी को देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्थर वर्न से बोलता है कि आखिरकार वो एक बार में कितने सारे गोलम्स को समन कर सकता है। वर्न आर्थर से बोलता है कि ये गोलम्स की मजबूती के ऊपर डिपेंड करता है, पर अभी इस वक्त यहाँ पर केवल 5000 गोलम्स हैं। शायद वर्न यहाँ पर आर्थर की लिमिट्स को देखना चाहता है, इसलिए वो वर्न से बोलता है कि वो उसके पास यहाँ पर जितना भी कुछ है वो इस फाइट के अंदर लगा दे। जिसकी बात सुनकर आर्थर अपने रेलम हार्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने एक हाथ के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट और अपने एक हाथ के अंदर आइस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए आर्थर उन गोलम्स के ऊपर बड़ी तेजी से टूट पड़ता है। आर्थर उन गोलम्स को नीचे कूदता देख वो अपनी जमीन से एक स्टेंस लेता है और बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाते हुए अपने लाइटनिंग फिस्ट को यूज करते हुए जितने भी गोलम्स नीचे को उतर रहे थे वो सारे के सारे गोलम्स को
को हवाई में ही पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और यहाँ पर आर्थर की फीस्ट से जो गोलम बचकर नीचे आ गए थे, आर्थर उनके ऊपर अपने आइस एलिमेंट को यूज करते हुए जमीन से स्पाइक निकालता है और उन गोलम्स के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलम्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आर्थर की उस अटैक की वजह से हर जगह धूल ही धूल हो जाती है और उस धूल से आर्थर बैडएस तरीके से चलते हुए बाहर आ रहा होता है। आर्थर जब उस धूल से बाहर निकलकर पूरी तरीके से विजिबल होता है तो हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को भी वहां पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह पड़ चुके थे। आर्थर की ये हालत को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वन के गोलम्स की आखिरकार कितनी ज्यादा पावर होगी। आर्थर अपने हाथों से अपने पसीने को पोंछते हुए वन से पूछता है कि आखिरकार उसे आगे क्या करना है, जिसके साथ ही साथ आर्थर वहां पर स्माइल भी कर रहा होता है, जिसे देखकर वन बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे गोलम्स के साथ लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वन आर्थर से बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा, आगे चलकर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को और भी ज्यादा एनालाइज करेंगे। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें वन को दिखा जाता है। वन आर्थर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मजे कर रहे हो, आगे मैं तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज को चेक करने वाला हूँ। विंसम ने मुझे बताया था कि तुम स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल हो और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो उसके साथ फाइट करने में। रिसेंटली तुम कॉर्डरस के इंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को सीख रहे थे। और इस तरफ आर्थर की देह पर कोई कपड़ा ना होने की वजह से ठंड के मारे आर्थर वहाँ पर कांप रहा था। आर्थर कांपते हुए वन से बोलता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार मुझे इसी तरीके से और कितनी देर तक रहना होगा। बोलता है कि मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी लेकर छोटी से छोटी मूवमेंट को एनालाइज कर रहा हूँ, इसीलिए तुमको इसी तरीके से रहना होगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी इस चमड़ी को देखने में कोई बहुत ही ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। वन की टॉन्ट सुनकर आर्थर भी थोड़ा गुस्सा होते हुए वन को टॉन्ट करते हुए कहता है, तुम्हारे ये शब्द ये कितने ज्यादा कंफर्टिंग है। वन आर्थर के सर के ऊपर फ्लिक करते हुए आर्थर से बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अपने प्राइमरी वेपन को बाहर निकालो जिसे तुम अपनी बैटल के अंदर यूज करते हो। वन की फ्लिक से आर्थर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उस स्वॉर्ड को आर्थर के हाथ में देखकर वन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वन हैरान होकर आर्थर के हाथ से उसकी स्वॉर्ड लेता है, जिसके बाद वो जोरों से हंसना चालू कर देता है। वन को इस तरीके से हंसता देख आर्थर को लगता है कि वो उसकी स्वॉर्ड को एक सिंपल सा लकड़ी का टुकड़ा मान रहा है, इसलिए वो इसी तरीके से हंस रहा है। आर्थर वन से बोलता है कि ये चीज तुमको जितनी सिंपल दिख रही है, ये चीज उतनी सिंपल नहीं है, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बोलकर आर्थर अपनी स्वॉर्ड वन से लेने लगता है कि तभी वन अपने हाथ को दूर हटाते हुए आर्थर से कहता है कि बच्चे, मुझे मालूम है कि आखिरकार ये चीज है क्या। वन अपनी मुंडी घुमाते हुए अपने पीछे खड़े विंसम से कहता है कि विंसम, इस बच्चे को मेरे पास लाने से पहले क्या तुमको इसके बारे में पहले से मालूम था? विंसम बोलता है कि हाँ, मुझको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हिंट था। विंसम की बात सुनकर वन आर्थर की उस स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर निकालने लगता है और आर्थर आंखें बंद कर अपनी मुंडी हिलाते हुए वन से बोलता है कि इस स्वॉर्ड को तुम बाहर नहीं निकाल सकते, केवल मैं ही ऐसा हूँ जो इसको इसकी म्यान से बाहर निकाल सकता है। ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक शिंक की आवाज आती है और आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। आर्थर जब अपने सामने देखता है तो पाता है कि वन ने उसकी स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर निकाल लिया था। अपनी स्वॉर्ड को देखकर आर्थर कंफ्यूज होते हुए वन से बोलता है कि कैसे मेरी स्वॉर्ड को उसकी म्यान से कैसे निकाल पाए? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम एक असूरा हो जिसकी वजह से तुम मेरी स्वॉर्ड को उसके म्यान से बाहर निकाल पाए, जबकि वो स्वॉर्ड मुझसे बॉन्ड है? इस तरफ आर्थर की बात सुनकर वन उस स्वॉर्ड को चलाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, मैं इस स्वॉर्ड को इसकी म्यान से बाहर इसलिए निकाल पाया क्योंकि मैंने ही इस स्वॉर्ड को बनाया है। आर्थर हैरान होते हुए वन से बोलता है, क्या तुमने इस स्वॉर्ड को बनाया है? जिस पे वन बोलता है कि क्या मैं तुमसे कोई दूसरी भाषा में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो? आर्थर बोलता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने इस स्वॉर्ड को बनाया है, लेकिन आखिरकार ये स्वॉर्ड डाइसथन में क्या कर रही थी? जिस पे वन बोलता है कि डॉन्सब्लेड मेरा एक्सपेरिमेंटल वेपन था और ये एक फेलियर से ज्यादा और कुछ नहीं था। जब मैं मिनरल्स को इकट्ठा के लिए तुम्हारी कॉन्टिनेंट में गया था, उसी दौरान मैंने इसे तुम्हारी कॉन्टिनेंट के 20 ग्लैड के अंदर फेंक दिया था, ये सोचकर कोई भी इसे इसकी म्यान से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से उसकी नज़र में ये चीज़ केवल एक मामूली लकड़ी का टुकड़ा होगी। पर यह सोचना कि अंत में जाकर ये तुम्हारे हाथों में लगेगी और तुम इसे अपना बॉन्ड भी बना लोगे, ये चीज बहुत ही ज्यादा ऑड है। ये बोलकर वन आर्थर की तरफ देखने लगता है और आर्थर भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद वन आर्थर को इग्नोर करते हुए अपने दिमाग के अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को सोचने लगता है, जिसकी वजह से आर्थर को थोड़ा इंसल्ट वाला फील होता है। आर्थर अपनी स्वॉर्ड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए वन से बोलता है कि रुको, तुमने बोला कि डॉन्सब्लेड एक फेलियर है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की स्वॉर्ड आज तक नहीं देखी। आर्थर को उस स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता देख वन अपने हाथ को फिर से झटक देता है और आर्थर से बोलता है कि भले ही मेरे सारे वेपन्स के मुकाबले ये वेपन बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी का है, लेकिन तुम्हारे जैसे एक लेसर विंग के हाथों में मेरा ये वेपन होना मेरी इंसल्ट ही कराएगा। यहाँ पर वन आर्थर को ह्यूमन होने की वजह से लेसर रेस का बोल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, तुमको लोगों को पता ही होगा। जिसके बाद वन उस स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से बेंड करने लगता है और बोलता है, मैंने इस स्वॉर्ड के साइज को ध्यान में रखकर बनाया था कि ये सारे के सारे वेपन्स के अंदर फिट हो। नहीं, मैं कितना ड्रंक हूँगा कि जब मुझे लगा कि ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अंत में आकर केवल ये एक शार्प टूल के अलावा और कुछ नहीं है, न कम न ज्यादा। इस
घटना ने चीजों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है, जिसपे वन बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है, अब इससे मिलने के बाद क्या तुम ये करोगे? और वहीं पर आर्थर हम लोगों की तरह कंफ्यूज होते हुए उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वन आर्थर से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था आर्थर, मैं यहाँ पर तुम्हें दो चीजों को एकम्प्लिश करने के लिए लाया हूँ। पहले के बारे में तो तुमको मालूम ही होगा कि मैं तुम्हारी कॉम्बैट स्किल को और भी ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, और दूसरा ये था कि मैं होप करता हूँ कि वन तुम्हारे लिए एक ऐसी स्वॉर्ड को बना पाए जो तुम्हारी यूनिक कॉम्बैट फॉर्म के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से फिट हो। मतलब कि ये कि वन तुम्हारे लिए एक ऐसी स्वॉर्ड को बना पाए जो तुम्हारी कॉम्बैट फॉर्म के साथ अच्छी तरीके से फिट हो। विंसम की यह बात सुनकर आर्थर थोड़ा हैरान हो जाता है। आर्थर वन से पूछता है विंसम क्या ये सच है कि तुम स्वॉर्ड्स को भी फोर्स कर सकते हो? जिस पे विंसम बोलता है कि बेवकूफ बच्चे, मैं स्वॉर्ड्स को फोर्स नहीं करता, मैं उन्हें क्रिएट करता हूँ। मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए इसीलिए एग्री हुआ था कि लॉर्ड इंद्रात का मेरे ऊपर एक फेवर है, लेकिन उनका फेवर भी इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे जैसे एक लेसर बीइंग के लिए स्वॉर्ड बनाने में अपना टाइम वेस्ट करूं। और अभी के लिए मैं इस डॉन्स ब्लेड को अपने पास रख रहा हूं। जो बात सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है। आर्थर कहता है अभी के लिए? क्या तुम मुझे ये डॉन्स ब्लेड वापस नहीं करने वाले? इस पे वन आर्थर से बोलता है कि बच्चे, भले ही ये डॉन्स ब्लेड एक साधारण सा शार्प सा टूल है, लेकिन इस वेपन ने तुम्हें अपना मास्टर चूज किया है। मैं स्पेसिफिकली इस वेपन के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा प्राउड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस वेपन को ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकता। जिसके बाद वन अपनी किसी पावर्स को यूज करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से वहां पर जमीन में कुछ हलचल होने लगती है और वहीं से एक स्वॉर्ड निकलते हुए विंसम के हाथ के अंदर आ जाती है। विंसम आर्थर की तरफ उस स्वॉर्ड को थ्रो करते हुए आर्थर से बोलता है कि अभी के लिए तुम इसी के साथ ट्रेनिंग करो। मैंने इस स्वॉर्ड को इस तरीके से क्रिएट किया है कि ये अपने यूजर के मूव, फोर्स और उसके इम्पैक्ट को रिसीव कर मेजर कर पाए। वन की बात सुनकर आर्थर उस स्वॉर्ड को लेफ्ट राइट स्विंग करने के बाद बोलता है और मैं इस स्वॉर्ड को किसी भी टाइम जमीन से समन कर सकता हूँ। आर्थर की बात सुनकर वन कहता है इतना कुछ करने के बाद तुम केवल इतनी सी चीज से सरप्राइज हो रहे हो। विंसम अपने हाथ को आर्थर की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है ओ हाँ, तुम अपने उस ड्रैगन फेदर को मुझे दे दो। ये बात सुनकर आर्थर कंफ्यूज हो जाता है। आर्थर कहता है कि डॉन्स ब्लेड के बाद अब मेरा ड्रैगन फेदर, आखिरकार ये क्यों? आर्थर की बकबक सुनकर वन अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा सवाल क्यों करते हो? जितना तुमसे कहा जाए केवल तुम उतना करो। वन की बात सुनकर आर्थर थोड़ी देर शांत होकर सोचता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से उस ड्रैगन फेदर को निकालते हुए वन को दे देता है। वन आर्थर से वो फेदर लेकर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो आर्थर से कहता है मैंने सुना था कि तुम जैसे लेसर बीइंग्स को हम लोगों से ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अभी के लिए तुम रेस्ट करो। आर्थर बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ पर बाहर सोने वाले हैं क्या? जिस पे वन पीछे घूमते हुए आर्थर से कहता है कि किसने कहा कि हम यहाँ पर सोने वाले हैं? वन का ये बोलना ही था कि विंसम ने वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर दिया था। विंसम और मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ेगा, और वैसे भी इस चीज को किनारे रखो तो बैटल के बीच में कोई मुलायम सा गद्दा तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा। मैं ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद आर्थर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि मेरे अच्छे के लिए आज ही घंटा मेरा। और यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद रात में उसी ग्राउंड के ऊपर आता है, जहाँ पर हमें उसी ग्राउंड के ऊपर मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी का सीन दिखाया जाता है। और उसी झोपड़ी के अंदर हमारा आर्थर घोड़े बेच कर सो रहा होता है कि तभी वहां पर किसी बड़ी से चीज के दौड़ने की वजह से जमीन हिलने लगती है, जिसकी वजह से आर्थर की आंखें खुल जाती हैं। आर्थर एकदम से उठता है, जिसकी वजह से वो अपने सामने बनाए हुए अपनी झोपड़ी से टकराता है। आर्थर एकदम से उठता है, जिसकी वजह से उसका सर उसकी पत्थर से बनाई हुई झोपड़ी से टकराता है, और उसी की वजह से वो अपना सर पकड़ते हुए उस झोपड़ी से बाहर आता है और वो अपनी उस झोपड़ी को वहीं पर डिसमेंटल कर देता है। आर्थर अपनी रबर बैंड से अपने बालों को बांधने लगता है कि तभी आर्थर को अपने पैर के पास की जमीन चटकती हुई महसूस होती है, जिसकी वजह से आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। आर्थर बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए वहां से मूव कर जाता है। आर्थर के वहां से मूव करते साथ ही आर्थर के पैरों के पास की जमीन टूटते हुए वहां से एक गोलम बाहर आता है, और वो गोलम आर्थर के ऊपर अपनी एक्स को यूज करते हुए आर्थर के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है, जिसके काउंटर में आर्थर भी वहां पर अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करता है और वहां पर एक बड़ी सी पत्थर की शील्ड बना लेता है। लेकिन आर्थर की उस शील्ड बनने से पहले ही वो गोलम उस शील्ड के ऊपर अपनी एक्स से अटैक करते हुए शील्ड को तोड़ देता है। आर्थर उस धमाके की वजह से खांसते हुए उस धूल से बाहर आता है और अपने सामने पाता है वर्ण को। वर्ण आर्थर से बोलता है कि चल बे बच्चे, जल्दी से अपने कपड़े उतार और फाइट करने के लिए तैयार हो जा। वर्ण की बात सुनकर आर्थर बुरा सा मुंह बनाते हुए वर्ण को देखता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े को उतारते हुए अपने ड्रैगन विल को एक्टिवेट कर लेता है और आर्थर अपने वाइंड एलिमेंट को यूज करते हुए अपने सामने खड़े सारे के सारे गोलम को पुश करते हुए पीछे को ढकेल देता है कि तभी आर्थर के पीछे आर्थर के टीम के एक व्हाइट गोलम को विंसम के ब्लैक गोलम ने स्टैब कर दिया होता है। विंसम आर्थर को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि आर्थर अपनी टीम के करीब रहो, जिसकी वजह से तुम अपनी टीम को जिंदा रख पाओगे। विंसम की बात सुनकर आर्थर वहां से बड़ी तेजी से मूव करता है और हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वहां पर आर्थर ने सारे के सारे गोलम्स को खत्म कर दिया होता है। इसको खत्म करने के बाद आर्थर वहां पर थक कर जमीन पर गिर जाता है। आर्थर बोलता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। तभी वहां पर आर्थर के पीछे विंसम अवेयर होता है। विंसम बोलता है तुम्हारे साइड के 271 लोग मरे हैं और तुम्हारे अपोनेंट साइड के 512। इन लो लेवल गोलम्स के मुकाबले में तुम्हारी ये विक्ट्री कोई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वर्ण आर्थर से बोलता है कि ये तुम अपनी लापरवाही समझो या अपनी कमजोरी, लेकिन तुम अपने साइड के बहुत से लोगों को मरने दे रहे हो। जिस पे आर्थर बहाना बनाते हुए कहता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वो लोग पत्थर की तरह दिखते हैं जो कि मैं नहीं हूँ।
हूँ। आर्थर ये बोल ही रहा होता है कि तभी वन आर्थर को एक पानी की बोतल और एक सैंडविच देता है, जिसकी वजह से आर्थर की आंखों के अंदर चमक आ जाती है। और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर आर्थर बैटल के अंदर सारे गोलम्स को चीर फाड़ रहा होता है। वन आर्थर से कहता है कि आर्थर तुम्हें उस गोलम कमांडर को मारना होगा जिसके सर के ऊपर क्रॉन है। वन की बात सुनकर आर्थर बड़ी तेजी से उन गोलम्स के ऊपर रश करते हुए उन सारे गोलम्स के सर को काटते हुए आगे को निकलने लगता है कि तभी आर्थर के पीछे से एक गोलम आर्थर के ऊपर अपनी स्पेयर से अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में आर्थर पीछे घूमते हुए अपनी स्वॉर्ड का एक स्विंग लगाता है, जिसकी वजह से उस गोलम का हाथ उसके स्पेयर के साथ कटकर और डिफ्लेक्ट होकर दूर जाकर गिरता है। आर्थर उस स्पेयर वाले गोलम को संभाल ही रहा होता है कि तभी आर्थर के पीछे से एक शील्ड वाला गोलम आर्थर के ऊपर अपनी शील्ड लेकर रश कर देता है, जिसके काउंटर में आर्थर अपने थंडर एलिमेंट को अपने फीस्ट के अंदर यूज करते हुए उस गोलम की शील्ड के ऊपर एक पंच करता है, जिसकी वजह से वो गोलम टूट कर बिखर जाता है। आर्थर उस गोलम को खत्म ही कर पाया होता है कि तभी आर्थर के पीछे एक गोलम अपनी एक्स से आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है कि तभी आर्थर की टीम का गोलम अपनी शील्ड लेकर उस गोलम के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसी ब्लैक गोलम के पीछे आर्थर का एक और व्हाइट गोलम अपनी एक्स से अटैक कर उस ब्लैक गोलम को बीच से फाड़ देता है। वर्न आर्थर से बोलता है कि बैटल के बीच में तुम्हारे पास बहुत सारे अलाइज होंगे और एज अ मेन प्लेयर होने के नाते तुमको ही चूज करना होगा कि तुम ऑफेंस जाओगे या फिर डिफेंस करोगे। और इस तरफ वन की बातें सुनते हुए आर्थर उन सारे गोलम्स को काटते पीटते आगे बढ़ रहा होता है। स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर को, जो अपने सामने खड़े सारे के सारे गोलम्स को काटते पीटते आगे बढ़ रहा था। उन सारी फाइट से थकने के बाद आर्थर वहां पर अपना खाना खाते हुए रेस्ट करने लगता है और वर्न की फाइट को एनालाइज कर डायरी के अंदर लिख रहा था। आर्थर वर्न से बोलता है कि मैं उन पत्थर के गोलम्स के प्रति कोई भी एम्पैथी फील नहीं करता, भले ये मेरी टीम में हो या ना हो, मैं चाहकर भी इनके प्रति कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरी टीम के हैं। आर्थर की बात सुनकर वर्न बोलता है कि मैं इस चीज को अपने ध्यान में रखूंगा, अभी के लिए तुम रेस्ट करो क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए कोई इजी नहीं होने वाला। की बात सुनकर थकने की वजह से आर्थर वहीं पर लेट जाता है और आंखें बंद कर वहीं पर आर्थर सो जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर सुबह कुछ हलचल होने की वजह से आर्थर की आंखें खुलती हैं। आर्थर तुरंत से अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए उठते हुए अपनी फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं। अगर जो बैकग्राउंड से आवाज आ रही हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। आर्थर जब अपने सामने देखता है तो वो पाता है उसके सामने एक पर्सन जिसके सर के ऊपर हॉर्न है और उसने एक ब्लैक कलर का आर्मर पहन रखा है। वो पर्सन आर्थर की तरफ देखते हुए एक डेविलियस सी स्माइल दे रहा होता है। उसके लुक्स को देखकर लग नहीं रहा होता है कि वो एक ह्यूमन है या फिर कोई असुरा। उसी पर्सन ने अपने हाथ के अंदर एक लड़की को उसके गले से पकड़ा हुआ होता है। वो लड़की दर्द के मारे छटपटा रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं हमारे आर्थर की एल्फ गर्लफ्रेंड टैस होती है। उस बंदे ने टैस को उसके गले से पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से टैस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। टैस को इस हालत में देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। टैस वहां पर उस पर्सन के हाथ के अंदर दर्द के मारे चीखते हुए कहती है कि कोई मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। और ये पर्सन कोई और नहीं अलासरिया का एक रिटाइनर है और इसी पर्सन ने चैप्टर्स की स्टार्टिंग के अंदर सेल्विया को मारा था। टैस को झटपटाता देख वो बंदा अपने हाथ की ग्रिप टैसिया के गले के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टैसिया वहां पर सांस भी नहीं ले पा रही होती है। टैसिया को इस हालत में देखकर आर्थर गुस्से में एकदम से अपनी ड्रैगन विल को ओपन करता है और वो बड़ी तेजी से उस रिटाइनर के ऊपर रश कर देता है। आर्थर जैसे ही उस रिटाइनर के पास पहुंचता है तुरंत ही वो अपनी स्वॉर्ड को 180 डिग्री पीछे घुमाकर उस स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उस रिटाइनर के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिस हाथ से उसने टैसिया को पकड़ा हुआ होता है। उस रिटाइनर के हाथ के कटने की वजह से टैसिया उसके हाथ के साथ जमीन पर जाकर गिर जाती है, लेकिन आर्थर टैस को इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी से उस रिटाइनर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। आर्थर अपनी स्वॉर्ड से उस रिटाइनर के ऊपर एक स्विंग लगाता है कि तभी वो रिटाइनर बड़ी तेजी से पीछे को मूव करते हुए आर्थर के उस अटैक को डॉज कर जाता है। आर्थर के उस अटैक को डॉज करने के बाद वो रिटाइनर अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, जिसके बाद एकदम से उसका हाथ रीजनरेट कर जाता है। अपने हाथ को रीजनरेट करने के बाद वो रिटाइनर आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आसपास बहुत ही सारे एरोस को समन कर लेता है। उस रिटाइनर के अटैक को देखते हुए आर्थर भी अपने पर्पल थंडर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर मुझे मालूम नहीं कि आर्थर के पास ये पर्पल थंडर कहाँ से आई, इसके बारे में तुम्हें लोगों को मालूम होगा। आर्थर अपनी पर्पल थंडर को एक्टिवेट करने के बाद उस रिटाइनर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक स्विंग लगाकर उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक आपस में क्लैश होने की वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके की आड़ में उस रिटाइनर का एक एरो आर्थर को चकमा देते हुए टैस की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। आर्थर भी वहां पर देख लेता है। ये देखकर आर्थर बड़ी तेजी से वहां से मूव करते हुए अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर उस रिटाइनर के एरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसी एरो के मोमेंटम को चेंज करते हुए आर्थर वहां पर उस एरो को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और वो एरो जाकर उस ग्राउंड के दीवार से लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि ये रिटाइनर कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस तरफ आर्थर उस एरो को अपने खाली हाथों से डिफ्लेक्ट करने की वजह से आर्थर के हाथों से खून आने लगता है, की वजह से आर्थर अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेना चालू कर देता है। आर्थर अपनी कुछ ही सांसों को समेट पाया होता है कि तभी उस धमाके के अंदर से कोई चलते हुए बाहर आता है।
जो कि अलास्ट्रिया का वो रिटर्नर होता है। आर्थर अपने घुटनों पर आते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि ये चीज कुछ ज्यादा ही हो गई। आर्थर अपने होठों को बाइट करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वर्न बंद करो इसे, अब बहुत हुआ। ये सुनकर वो रिटर्नर वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगे। इसके बाद वो रिटर्नर एकदम से रेत बनकर बिखरने लगता है और जब पीछे घूमकर आर्थर टेसिया की तरफ देखता है तो टेसिया का भी यही हाल था और उसी रिटर्नर की बिखरी हुई बॉडी के अंदर से निकलता है हमारा वर्न। वर्न आर्थर से बोलता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा जल्दी पकड़ लिया। मैं चाहता था कि ये सिनेरियो थोड़ी और देर चले, जिससे मैं जान पाऊँ कि आखिरकार इस सिचुएशन में आकर तुम करते क्या हो। वर्न की बात सुनकर आर्थर अपने बाल को पीछे करते हुए वर्न से बोलता है कि वर्न, इस तरीके के इल्यूजन को पकड़ना कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ये सब तुम केवल किक के लिए ना कर रहे हो, मतलब कि तुम ये सब चीजें मजे के लिए ना कर रहे हो। आर्थर की बात सुनकर वर्न अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिरकार ट्रेनिंग में किसको किक मिलती है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब सिखाने का तरीका इम्प्रॉपरेट हो। वर्न बोलता है क्या ये किसी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन है जो तुम जैसे लेसर बीइंग एक दूसरे के ऊपर इम्प्लाई करते हो, जिस पे आर्थर बोलता है नहीं, ये एक तरीके की कहावत है। वर्न अपने हाथों को हिलाते हुए बोलता है कि ये सब छोड़ो और जरा अपनी तरफ देखो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। केवल उस एल्फ लड़की को बचाने के लिए तुमने अपनी कितनी सारी एनर्जी का रेकलेसली यूज कर दिया। जिस पे आर्थर बोलता है कि वर्न, मानो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मेरी खुद की जान से भी ज्यादा। ये तो केवल एक छोटा सा एनर्जी सोर्स था। और आर्थर की ये सारी बातें वर्न मुंह बनाते हुए आर्थर को देखते हुए सुन रहा था। आर्थर की बात सुनकर वर्न अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, इवन दो फीमेल के साथ बॉन्ड और मीट करना हम असुरास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्न के मुंह से मीटिंग की बात सुनकर आर्थर बहुत ही शर्मा जाता है। आर्थर हकलाते हुए बोलता है कि क्या मीट? टैस किसी तरीके की मीट नहीं है। आर्थर की इस तरीके के रिएक्शन को देखकर वर्न बोलता है इस तरीके से विंसम ने मुझे बताया और तुम्हारे अभी के फाइट के अंदर के रिएक्शन को देखकर लग रहा था कि तुम्हारे उस लड़की के साथ बॉन्ड किसी लगाव से तो बहुत ही ज्यादा है। तुम दोनों ने अभी तक वो सब कुछ नहीं किया। वर्न की ये बात सुनकर आर्थर तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। आर्थर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद आर्थर अपने आप को शांत करते हुए बोलता है कि वर्न, इस बात को छोड़ो और अगर जो इस पॉइंट से देखा जाए तो तुम अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए हर चीज की डमी बना सकते हो। जिस पे वर्न अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहां पर एक थ्रोन बना लेता है। मैं सिंगल हैंडेडली हर तरीके के सिनेरियोस को बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज की डमी को बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो कि मैं अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वाटर की मिमिक नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वर्न अपने बनाए हुए थ्रोन पर बैठ जाता है और अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए आर्थर से बोलता है, बाय द वे आर्थर, आखिरकार तुमने पहचाना कैसे कि ये सारी की सारी चीजें फेक थी। जिस पे आर्थर बोलता है कि फाइट चालू होने के थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने आप को शांत किया तब मैंने रियलाइज किया तुम्हारे बनाए हुए इन चीजों के आसपास ब्राउन कलर के अर्थ माना पार्टिकल्स घूम रहे थे। तुम्हारी बनाई हुई वो डमी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी, पर ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती कि बसेस की टेसिया को लेकर एफोटियस के अंदर एंटर कर जाए। एफोटियस इसी जगह का नाम है जहाँ पर आर्थर ट्रेनिंग करने के लिए आया है और जहाँ पर सारे के सारे असुरास रहते हैं, और बसेस वही उस डीमन का नाम है। और तुम्हारी बनाए हुए इन दोनों चीजों के आसपास जो माना पार्टिकल घूम रहे थे, ये चीज नामुमकिन है किसी लेसर बीइंग के लिए कि उसके पास इस लेवल की माना की इनसाइड है जिस लेवल पर असुरास माना को कंट्रोल करते हैं। आर्थर की बात सुनकर वर्न अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है कि ये मेरे नेचर के अगेंस्ट है, पर मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से माना को कंट्रोल करना किसी लेसर बीइंग के लिए नामुमकिन है, लेकिन तुम लोगों को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पे आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है, भला ऐसा क्यों? जिस पे वर्न बोलता है क्योंकि तुम चलते फिरते स्टैटिस्टिकली असंभवता के उदाहरण हो। तुम्हारे पास इस तरीके की इनीट एबिलिटी है कि तुम चारों एलिमेंट की वर्किंग को कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। उसके ऊपर यहाँ पर डिविएट एलिमेंट्स के फॉर्म है। इसका मतलब तो यहाँ पर मुझे भी सही से नहीं मालूम, शायद ये यहाँ पर पर्पल थंडर के बारे में बात कर रहा है। और अगर जो इस चीज को कंसीडर किया जाए तो एथर की मिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हारे पास चारों एलिमेंट्स की कम्प्रिहेंशन होना नेसेसरी है। मतलब कि एथर की मिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हारे पास चारों एलिमेंट का होना कंपलसरी है, और अगर जो तुम्हारे पास चारों एलिमेंट नहीं है तो तुम एथर की मिस्ट्री को नहीं समझ सकते। अगर जो इसे सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो तुम एक चलती फिरती दुकान हो। इवन दो हम असुरास के पास इतना सारा टैलेंट और लक नहीं होता जितना तुम्हारे पास है बच्चे। वर्न की बात सुनकर आर्थर बोलता है, अगर जो तुम लोगों को इस तरीके से चेयर करते हो तो थैंक यू। अब मुझे बताओ कि आखिरकार आगे मुझे करना क्या है। जिस पे वर्न आर्थर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इन सब चीजों से पहले तुम मुझे अपना डोमिनेटिंग हैंड दो। इसके बाद वर्न आर्थर को एक पिरामिड टाइप का स्टोन दिखाते हुए कहता है, इसका नाम अक्लोरेट है, ये एक तरीके का मिनरल है। मानोगे तो एक रेयर चीज है, और अगर जो नहीं मानोगे तो एक पत्थर के टुकड़े से ज्यादा और कुछ नहीं। ये चीज एक अच्छी रिफाइनिंग और सिंथेसाइजेशन के बाद रिमार्केबल चीजों को करने के कैपेबल है, जो कि मैंने इसके ऊपर पहले से कर रखा है। तुम्हें मालूम है जब मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट्स को फोर्स नहीं करता, मैं उन्हें क्रिएट करता हूँ, ठीक उसी तरीके से ये जेम और सही टूल की मदद से मैं एक वेपन को ग्रो कर सकता हूँ। जिस पे आर्थर बोलता है कि ग्रो करेगा मतलब कि जैसे कोई प्लांट ग्रो करता है उसी तरीके से। जिस पे आर्थर कुछ ऐसा मुंह बनाते हुए लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर जो तुम्हारे लेसर दिमाग के अंदर चीजें इस तरीके से बैठती हैं तो इसी तरीके से मानो। वर्न बोलता है, किसी के वेपन को बनाने के लिए नॉर्मली मैं डेकेड्स लगा देता हूँ, मतलब दसियों सालों लगा देता हूँ, और उनकी फाइट्स को एनालाइज करने के बाद तब उनके लिए मैं एक वेपन बनाता हूँ।
पर यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अलग हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज पे गैम्बल करने पे मजबूर हो चुका हूँ। आर्थर कंफ्यूज होते हुए वन से पूछने ही वाला होता है कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है कि तभी वन आर्थर के हाथों के अंदर उस स्टोन को धंसा देता है। उस स्टोन को एकदम से हाथ में धंसाने की वजह से आर्थर के दर्द के मारे चीख निकल जाती है। आर्थर कहता है कि आखिरकार वार्निंग तो देनी थी, जिस पे वन अपने हाथों से ब्लड को साफ करते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं ना काउंट करना भूल गया। वन बोलता है कि मैंने इस अक्लॉरिड के अंदर लेडी सेल्वी के शेल और लेडी सेल्विया के फेदर को सिंथेसाइज कर दिया। ये दोनों चीज ऐसी हैं जिसकी वजह से तुम अभी यहाँ पर हो। जिसके बाद वन आर्थर के सर के ऊपर फिर से फ्लिक करते हुए आर्थर से कहता है तुम्हारी हर मूव, एक्शन, सोच और तुम्हारी बॉडी के चेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा वेपन किस तरीके का बन के बाहर आएगा। इवन दो मुझको भी मालूम नहीं है कि आखिरकार वो वेपन किस तरीके का होगा, क्या वो वेपन भी होगा या नहीं। जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है, उन लोगों के लिए मैं मोटा मोटा रख दे रहा हूँ। जिस पत्थर को वन ने आर्थर के हाथों के अंदर अभी धंसाया है, वो पत्थर कुछ ऐसा है कि वो आर्थर की बॉडी के एक्शन और उसके बॉडी के चेंज के ऊपर एनालाइज करते हुए आखिर में जाकर एक वेपन बनकर बाहर आएगा। वन की बात सुनकर आर्थर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है अगर जो तुम्हें मालूम नहीं है कि आखिरकार किस तरीके का वेपन यहाँ से बाहर आएगा तो आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए वेपन नहीं बनाओगे। वन अपने हाथों को हिलाते हुए आर्थर से कहता है तुम्हें वाइत्रा क्लैन के स्पाउंस के साथ फाइट करने के लिए एक शार्प स्टिक से ज्यादा और कुछ चाहिए, और वैसे भी हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वन की यह बात सुनकर आर्थर थोड़ा घबरा जाता है। आर्थर कहता है रुको, तुमने क्या कहा? मुझे लगा मेरे पास 2 साल है वार चालू होने से पहले। आर्थर की बात सुनकर वन एक डार्क सा लुक देते हुए आर्थर से कहता है विंडसम ने अभी कुछ वर्ड्स डाइसथन के एल्डर्स से रिसीव किए हैं। मुझे विंडसम और लॉर्ड इंद्रात ने मना किया है तुम्हें ये चीज बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज जानो। चाहता हूँ कि तुम सारी चीजों को जानने के बाद तब अपने डिसीजन को बनाओ, क्योंकि अक्लॉरिड जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। साल 2 साल या 5 साल भी लग सकते हैं मैनिफेस्ट होने में, पर तुम्हें अभी भी युद्ध के लिए अपने आप को ताकतवर करना होगा। जिसपे आर्थर बोलता है इसके बारे में तो मुझे पहले से मालूम है, पर तुम आज मुझे रोज से ज्यादा एजी लग रहे हो, आखिरकार हुआ क्या है। जिसपे वन अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है आर्थर भले ही अभी पूरी आर्मी आना बाकी है, पर जो वॉर है वो पहले से ही चालू हो चुकी है। ये सुनकर आर्थर की आंखें खड़ी हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है आर्थर और वन को, जहाँ पर आर्थर घबराते हुए वन से कहता है कि आखिरकार तुम कह क्या रहे हो? विंडसम ने मुझसे साफ साफ कहा था कि अभी मेरे पास 2 साल है। जिसपे वन बोलता है बच्चे ये वॉर है, इसे प्रेडिक्ट कर पाना ये कब होगी ये नामुमकिन है। पे आर्थर वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर जो ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ वापस। अगर जो वॉर चालू हुई होगी है तो मुझे जाना होगा और लड़ना होगा। आर्थर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी आर्थर वहीं पर रुक जाता है। वन ने अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए आर्थर के पैरों को अपने गोलम के हाथों को बनाकर पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से आर्थर आगे को बढ़ नहीं पा रहा था। वन आर्थर से बोलता है कि वहाँ पर जाकर तुम लड़ना चाहते हो, फिर क्या वहाँ पर जाकर तुम अपने आप को मरवा दोगे। जिसपे आर्थर बोलता है कि मैं यहाँ पर महीनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ एथर ऑर्ब के अंदर उन लोगों को फेस करने के लिए। क्या तुम मुझे स्टार्टिंग से इसी चीज़ के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आए थे कि मैं उन लोगों से फाइट कर सकूं? जिस पे वन बोलता है हाँ, लेकिन अभी इतना काफ़ी नहीं है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम अलास्ट्रिया के एक सिंगल रिटाइनर को चैलेंज तक नहीं दे पाओगे। 1 साल, तुम मुझे केवल 1 साल दो। केवल 1 ही साल में मैं तुम्हें इतना कैपेबल बना दूंगा कि तुम उन अलास्ट्रियन रिटाइनर्स को अच्छी तरीके से फेस कर पाओ। जिस पे आर्थर भी ना चाहते हुए वन की इस बात को गुस्से में दांत बीच कर मान जाता है और यहीं से सीन चेंज होकर फ्लाइंग कासल पर आता है। जिस पे टैसिया बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं कह रही हूँ कि मैं फाइट करना चाहती हूँ। जिस पे टैसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं भी कह रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकती। पीछे से एल्डर भी ग्रैंडपा वेरेन के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है टैसिया तुम्हारे ग्रैंडफादर सही कह रहे हैं, तुम्हें बैटलफील्ड पर भेजना ये जरूरी नहीं है और तो और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जिस पे टैसिया बोलती है लेकिन आखिरकार कब तक? आप ही ने खुद से मुझसे कहा था कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिस पे एल्डर बोलता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अभी भी ये उतना काफी नहीं है। एल्डर की ये बात सुनकर गुस्से में टैसिया अपनी दांतों को भींचते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। टैसिया के वहाँ से जाने के बाद ग्रैंडपा वेरेन अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं। ग्रैंडपा वेरेन एल्डर से बोलते हैं क्या ये सच में सही था? जिस पे एल्डर बोलता है तुम्हें भी पता है तुम्हारी पोती आर्थर के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम असुरास उसे और कितने सालों तक ट्रेनिंग दे, उस लड़की का बैटलफील्ड पर होना आर्थर की जजमेंट को ऊपर नीचे कर सकता है। रही बार हमें टैसिया को दिखाया जाता है जो गुस्से में उस रूम से बाहर निकल कर कहीं को जा रही होती है। टैसिया चलते हुए एक गेट के पास आ जाती है जहाँ पर 2 गार्ड खड़े हुए होते हैं। टैसिया को वहाँ पर देखकर वो गार्ड तुरंत ही बोलते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो प्रिंसेस को यहाँ तक खींच लाई। जिस पे टैसिया उन दोनों गार्ड को गेट को ओपन करने के लिए बोलती है। टैसिया की ये बात सुनकर उनमें से एक गार्ड बोलता है मुझे माफ कर देना प्रिंसेस, लेकिन हमें हायर अप से कोई भी ऐसा कमांड नहीं मिला है कि कोई बाहर जा रहा है। उस गार्ड का ये बोलना है था कि तभी पीछे से आवाज आती है तुम गेट को खोलो। वो आवाज किसी और की नहीं, सभी लेंसों में से एक लेंस वारिया की थी। वारिया उन गार्ड से बोलती है गेट को खोलो, वो मेरे साथ बाहर जा रही है। वारिया की ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो मान जाते हैं। वो गार्ड गेट के सामने खड़े होकर कुछ इंचैंटमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस गेट के बीच में लगा क्रिस्टल अचानक से चमकने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद वो गेट वहाँ पर खुल जाता है। गेट के खुलने के बाद वो गार्ड उन दोनों लोगों से उनकी डेस्टिनेशन पूछता है, मतलब कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वारिया टैसिया की तरफ देखने लगती है, जो देखकर टैसिया भी समझ जाती है कि वो उससे पूछ रही है कि आखिरकार वो कहाँ जानी चाहती है। टैसिया वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन इटेस्टिन सिटी को बोलती है। इसके तुरंत ही बाद वो दोनों लोग उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं।
हैं और यहीं से सीन चेंज होकर इटेस्टिन सिटी पर आता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे यहाँ पर इटेस्टिन सिटी के बारे में बहुत कुछ बताया है और ये आगे चलकर कुछ मेन चीजों में भी काम आएगी, इसीलिए तुम थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लो। मैं तुम लोगों को आसानी शब्दों में समझा देता हूँ। इस वक्त अलास्ट्रिया के साथ जो डाइसतन की बैटल हो रही है वो बीस्ट ग्लैड के अंदर हो रही है और ये सिटी वेस्ट साइड में सबसे पीछे है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। जिसके साथ ही साथ ये सिटी डाइसतन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिटी अलास्ट्रियन आर्मी के लिए आखिरी डिफेंस लाइन है, जिसकी वजह से ये डाइसतन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड से बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से ये सिटी बहुत ही ज्यादा पीसफुल और शांत है। और यहीं पर हमें टेसिया और वारिया को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी व्हाइट कलर को रूप को डाल रखा होता है। वारिया टेसिया को वार्न करती है कि वो हर तरीके के अटैक के लिए अपनी स्वॉर्ड को प्रिपेयर रखे। फिर टेसिया बोलती है कि ये सिटी बैटलफील्ड से बहुत ही ज्यादा दूर है और तुम मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। जिसपे वारिया बोलती है कि वॉर के वक्त ये जरूरी है कि हम हर समय बेकार से बेकार सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहें। ये बोलते हुए टेसिया और वारिया वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी टेसिया की नजर एक एक्सेसरीज की शॉप पर पड़ती है। टेसिया उस शॉप में से एक एक्सेसरीज को उठाते हुए वारिया से बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम अभी कैथलीन को ट्रेनिंग सेशन देकर आ रही हो, तो आखिरकार वो ग्लैडर सिविलियन ट्रेनिंग में कैसा कर रहे हैं। जिस पे वारिया टेसिया से बोलती है कि बैरन ने मुझे बताया था कि कर्टिस बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन है अपनी ट्रेनिंग के साथ, लेकिन उसकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है, उसकी माना कॉम्प्रिहेंशन एवरेज है, जिसकी वजह से वो बीस्ट टेमर बनना चाहता है। और रही बात प्रिंसेस कैथलीन की, तो वो लगातार अपनी ट्रेनिंग के साथ मूव करती जा रही है। मुझसे लगातार बोला जा रहा था कि वो हर किसी से ज्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड है, लेकिन 2 साल तक लगातार उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद मैं समझ गई कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जिस पे टेसिया बोलती है कि हाँ वो गिफ्टेड होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। यहाँ पर टेसिया ने ये चीज आर्थर के बारे में बोली है। जिस पे टेसिया की ये बात सुनकर वारिया बोलती है कि हाँ मैं उस लड़के के बारे में तो भूल ही गई। लड़का आर्थर वो तो एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। मैं केवल इमेजिन ही कर सकती हूँ कि उन असुरास के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार वो क्या बनकर बाहर आएगा। मैं होप करती हूँ कि वो आर्मी के लिए प्रिपेयर हो। जिस पे टेसिया भी अपने सर को हिलाते हुए बोलती है कि हाँ। टेसिया अपने सर को जब इधर उधर घुमाती है तो वो पाती है कि वहाँ पर समय में कुछ गार्ड ठहाके लगाते हुए वहाँ पर गॉसिप्स कर रहे थे। उनको देखने के बाद टेसिया वारिया से बोलती है कि तुमको क्या लगता है कि अलास्ट्रियन आर्मी यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि डायरेक्टर सेंथिया ने बोला है कि अलास्ट्रिया डाइसतन की वेस्ट में है। इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो ये इटेस्टिन स्टेट हमारे एनिमीज से बहुत ही ज्यादा करीब है। जिस पर वारिया बोलती है हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि उनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर उनके पास कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि वो पूरे समंदर को क्रॉस कर यहाँ तक पहुंच पाए, इसलिए वो कोई और मेथड का यूज करेंगे। वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट से आ सकते हैं, जिसे उन लोगों ने बीस्ट ग्लैड के अंदर छुपा रखा है। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि डायरेक्टर एल्ड्रिन ने उस कर्स को ब्रेक कर दिया जो डायरेक्टर सेंथिया को रोक रहा था उनके होमलैंड की इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, और उसी वजह से डायरेक्टर सेंथिया इस वक्त अभी कोमा में है। इस वॉर ने मेरे और मेरे ग्रैंडफादर के बीच के रिलेशन में दरार डाल दी है, और ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ग्रैंडफादर और काउंसिल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को समझा पाए। डॉर्फ्स के किंग और क्वीन के मरने की वजह से डॉर्फ्स ने रेबिलियन को लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से काउंसिल इसी चीज पे काम कर रहा है कि वो अलायंस को वापस से रीगेन कर पाए। टेसिया इसी के बारे में अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि तभी टेसिया के पीछे से कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोलता है देख के जल्दी से किनारे हट जाओ। ये बोलते साथ ही वो पर्सन टेसिया से भिड़ने ही वाला होता है कि तभी टेसिया उस पर्सन के हाथ को पकड़कर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही उस पर्सन को जमीन पर गिराते उस पर्सन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तान देती है। उस पर्सन को जमीन पर गिराने के बाद टेसिया की नजर जब उस पर्सन के फेस के ऊपर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं एमिली होती है। बाय द वे जिन लोगों को नहीं मालूम एमिली के बारे में, उन लोगों को मैं बता दूं कि एमिली टेसिया की अकेडमी की फ्रेंड है। टेसिया को वहाँ पर देखकर एमिली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से उठते हुए प्रिंसेस बोलते हुए टेसिया को गले से लगा लेती है, जिसके साथ ही एमिली की नजर जब पीछे खड़ी वारिया के ऊपर जाती है तो वो वारिया को भी ग्रीट करती है। एमिली को अचानक से जमीन पर गिराने की वजह से एमिली के हाथ में जितने भी सारे पेपर्स थे वो सारे जमीन पर बिखर गए थे, जिसकी वजह से टेसिया उन सारे पेपर्स को समेटने लगती है और एमिली से बोलती है कि तुमको देखकर अच्छा लगा मेरी। टेसिया अपने इस बिहेवियर की वजह से एमिली से माफी मांगती है, जिसपे एमिली बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए माफी मत मांगो। एमिली बोलती है कि मेरे हाथों में इतनी सारी चीजें थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार मैं जा कहाँ पर रही हूँ। बिसाइड इसके ये चीज बहुत ही ज्यादा फनी थी। तुमको पता ही है कि मैं छोटी छोटी चीजों से एकदम से डर जाती हूँ। एमिली टेसिया से बात ही कर रही होती है कि तभी एमिली अचानक से घबरा जाती है। एमिली बोलती है अरे मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। ये बोलते हुए एमिली अपने पैर को झाड़ते हुए वहाँ पर उठ जाती है। एमिली को अचानक से इस तरीके से बिहेव करता देख टेसिया एमिली से बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, जिसपे एमिली बोलती है कि ये पेपर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे मास्टर गार्डियन ने काउंसिल के लेंस से रिक्वेस्ट कर मंगाए हैं। एमिली की बात सुनकर टेसिया और वारिया दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसपे वारिया वहाँ पर नॉड करती है। वारिया से इशारा पाकर टेसिया एमिली से पूछती है क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। यहीं से सीन चेंज होकर उन तीनों लोगों पर आता है जो एमिली के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। यहीं पे रास्ते पे
पे चलते हुए जब टेसिया एमिली की तरफ देखती है तो एमिली का फेस बहुत ही ज्यादा डल था। इसकी वजह से टेसिया वहाँ पर एमिली से थोड़ा फ्रैंक होते हुए बोलती है, फिर एमिली तुम और प्रोफेसर गार्डन आजकल क्या कर रहे हो, क्योंकि आजकल तुम कासल के अंदर दिखाई ही नहीं पड़ती। जिसपे एमिली मुंह बनाते हुए बोलती है कि तुम उन्हें प्रोफेसर मत बोलो, फ्यूचर जनरेशन के एजुकेटर होना तो छोड़ो, मेरी न्यूली जॉब ऐसी है जिसे हार्डली अच्छा कंसीडर किया जाता है। मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि आखिरकार मैंने प्रोफेसर को उनके एक्सप्लोजन के अंदर से कितनी बार बाहर निकाला है। जिसके बाद एमिली टेसिया से पूछती है, मेरा छोड़ो, आजकल तुम क्या कर रही हो प्रिंसेस। इस पे टेसिया मुंह फुलाते हुए बोलती है कि एमिली मैं तुमको कितनी बार बोलूं कि तुम मुझे प्रिंसेस मत बोला करो, तुम्हें पता है कि मैं इस चीज से कितना ज्यादा हेट करती हूँ और तुमको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा चीजों से गुजर रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि उस कासल के अंदर मेरा कितना ज्यादा दम घुटता है। जिस पे एमिली टेसिया को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ कासल का हाल कितना ज्यादा नैरो है और कासल के हिसाब से उसकी सफाई भी बहुत ही ज्यादा लो है। मैंने सुना है कि फ्लाइंग कासल अब पहले जैसे नहीं रहा। जिस पे टेसिया हंसते हुए बोलती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही क्लेवर समझ रही हो। जिसके बाद वहाँ पर एमिली अपने मास्टर की बुराई करने लगती है और टेसिया अपने ग्रैंडफादर की। इसी तरीके से वो दोनों लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं कि तभी उसी बीच एमिली एल्जा की बात को छेड़ देती है। एमिली बोलती है, क्या तुम्हें एल्जा के बारे में कुछ पता चला। एमिली की बात सुनकर टेसिया के हाथ कांप जाते हैं। एमिली के इस सवाल के जवाब पे टेसिया बोलती है कि नहीं, उसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता चला, इतना समय हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एल्जा को वो लोग जिंदा पकड़ कर क्यों लेके गए हैं। एल्जा के बारे में तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि आर्थर के एक फ्रेंड को वाइत्रा के लोगों ने जब अकेडमी के अंदर अटैक किया था तो टेसिया को बचाने के चक्कर में एक लड़का पकड़ा गया था, वही एल्जा था। टेसिया बोलती है, मुझे केवल इतना पता है कि एल्जा मुझे बचाते वक्त पकड़ा गया था। जिस पे एमिली बोलती है कि टेसिया मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज पे बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर उन दोनों को वारिया की आवाज आती है। वारिया बोलती है कि हम लोग पहुंच गए। वहीं पर हमें उन लोगों के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के सामने कुछ अंडरग्राउंड बंकर जैसी चीज होती है जिसके ऊपर सिंबल में HT लिखा हुआ होता है। सारे के सारे तीनों लोग एमिली के रिसर्च लेबोरेटरी तक आ गए थे जो कि एक बेसमेंट में थी। उस लैब में असिस्टेंट होने की वजह से एमिली जाकर उस गेट के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखती है, जिसके बाद वो गेट खुल जाता है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग उस लेबोरेटरी के अंदर आ जाते हैं जो कि बेसमेंट में थी। वो सारे लोग सीढ़ी से होकर नीचे को जाने लगते हैं कि तभी टेसिया को कोई स्मेल महसूस होती है। टेसिया अपने हाथ को अपनी नाक के ऊपर रखते हुए बोलती है, आखिर ये बदबू कैसी है। जिस पे एमिली बोलती है, बदबू ये किसी तरीके की बदबू नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स और मटेरियल्स को मेल्ट किया जा रहा है। स्मेल उन्हीं मिनरल्स और मेटल्स की है जिन्हें मेल्ट कर यहाँ पर रिफाइन किया जा रहा है। वो लोग वहीं से उतर कर नीचे को जाने लगते हैं कि तभी एक रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पर्सन उसी रूम के अंदर अपने वर्कर के ऊपर चिल्ला रहा था चीजों को सही से अरेंज ना करने की वजह से। एमिली उस पर्सन की आवाज सुनकर बोलती है, ये तो मेरे लवली मास्टर की आवाज है। एमिली ये बोल ही रही होती है कि तभी उस गेट से जहाँ से मास्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उस गेट से वो वर्कर डर कर बाहर आ जाता है अपने सामान को लेकर। वर्कर के साथ ही वहाँ पर एक बटलर भी आ जाता है। बटलर वहाँ पर उन तीनों लोगों को देखकर अपने सर को झुकाते हुए इन तीनों लोगों को ग्रीट करता है। वो बटलर एमिली से बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगी। एमिली बोलती है, क्या मास्टर का मूड इस वक्त खराब है। जिस पे बटलर बोलता है कि मुझे लगता है। बटलर बोलता है कि एमिली जो रिपोर्ट्स तुम इस वक्त यहाँ पर लेकर आई हो, मास्टर गार्डन बहुत समय से इन रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे। जिस पे एमिली बोलती है, क्या आपको पता है कि आखिरकार ये पेपर हैं किस चीज के। एमिली ये बोली रही होती है कि तभी वहाँ पर बड़ी तेजी से मास्टर गार्डन आ जाते हैं। मास्टर गार्डन वहाँ पर आते साथ ही बिना कुछ बोले एमिली के हाथ में रखी हुई सारे के सारे पेपर्स को चेक करने लगते हैं। एमिली मास्टर गार्डन से पूछती भी है कि आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन मास्टर गार्डन पूरी तरीके से एमिली को इग्नोर करते हुए अपनी रिपोर्ट्स को चेक करना जारी रखते हैं। आखिर में जाकर मास्टर गार्डन वहाँ पर एमिली के हाथ में रखी सारी की सारी रिपोर्ट्स को चेक कर लेते हैं, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उनको देखकर लग रहा था कि जिस चीज को वो ढूंढ रहे थे वो चीज अभी उनको मिली नहीं है। मास्टर गार्डन वहाँ पर वारिया को देखकर बोलते हैं कि मैंने काउंसिल से मिलने के लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड की थी, लेकिन आप यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं, इसलिए आपको मेरे साथ आना होगा। जिस पे वारिया बोलती है, तो मुझे कहाँ चलना है। जिस पे मास्टर गार्डन बोलते हैं कि हमें बीच ग्लैड के नॉर्दर्न बॉर्डर के ईस्टर्न कोस्ट पे जाना है। और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है जहां पर हमें घोड़ों की चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वहीं पर हमें वारिया और टेसिया को दिखाया जाता है जो दोनों लोग एक ही घोड़े पे थे। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है, आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जिसे मास्टर गार्डन को भी इतना ज्यादा जल्दी करने पर मजबूर कर दिया। टेसिया अपने मन के अंदर ये सोच ही रही होती है कि तभी सामने से मास्टर गार्डन की आवाज आती है, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अलर्ट हो जाओ। मास्टर गार्डन के बोलने के थोड़ी देर बाद उनके लोगों के सारे घोड़े एक क्लिफ पर जाकर रुक जाते हैं और अपने सामने का सीन देखकर टेसिया की आंखें खड़ी हो जाती हैं। जैसे टेसिया हैरान होकर बोलती है, क्या ये डायसिथियस है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक टूटी फूटी शिप को जो कि वहां पर उस समुद्र के किनारे पर आकर रुकी थी। जिन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार ये डायसिथियस क्या है, उन लोगों को मैं बता दूं कि डायसिथियस एक शिप का नाम है। इसके ऊपर इस वक्त मास्टर गार्डन वर्क कर रहे हैं और इस चीज का ब्लूप्रिंट आर्थर ने दिया था मास्टर गार्डन को। पिछले सीजन आप लोगों ने देखे या पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस चीज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अपनी स्टोरी पर आते हैं। वो सारे के सारे लोग क्लिफ से नीचे उतरकर उस शिप के पास आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस शिप के फ्रंट का सीन। टेसिया उस शिप को देखकर
बोलती है तो ये शिप डायसिथियस नहीं है, जिसपे मास्टर गाइडन बोलते हैं ये उससे भी बुरा है। ये बोलकर मास्टर गाइडन वहां से जाने लगते हैं। टेसिया उनसे पूछती है कि आखिरकार उनके कहने का मतलब क्या है, लेकिन मास्टर गाइडन पूरी तरीके से टेसिया के सवालों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं जल्दी से चलो। अपने आप को इस तरीके से इग्नोर होता देख टेसिया मुंह बनाते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि आखिरकार ये मेरे किसी भी सवालों का जवाब देंगे भी। ये बोलने के बाद वो सारे के सारे लोग उस शिप के करीब आ जाते हैं। वो शिप बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज थी। टेसिया शिप के डैमेज को देखकर बोलती है कि ये किसी बीस्ट के बाइट करने का निशान है, जिसपे एमिली बोलती है कि इमेजिन कर देखो कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा बड़ा होगा जिसने इस शिप के इतने बड़े हिस्से को अपने मुंह के अंदर भर लिया। और यहीं से सीन चेंज होकर शिप के अंदर टेसिया पर आता है। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है अगर जो ये चीज डायसिथियस नहीं है तो आखिरकार ये चीज है क्या, और तो और गाइडन के अलावा इस चीज को और कौन बिल्ड कर सकता है, और आखिरकार ये समुद्र के अंदर आई कब, और आखिरकार इस शिप के ऊपर जो लोग थे वो कहाँ गए। सोचते हुए टेसिया की नजर अपने साइड पर जाती है। टेसिया देखती है कि वहाँ पर वारिया है जो कि शेल्फ्स के अंदर कुछ ढूंढ रही है। टेसिया वारिया को बुलाती है। वारिया बोलती है यहाँ पर रखी हर चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसी ने बहुत ही ज्यादा चालाकी से यहाँ के सबूतों को मिटाया है जिससे किसी को पता ना चले कि आखिरकार इस शिप का ओरिजिन क्या है, आखिरकार ये शिप आई कहाँ से है। जिसपे टेसिया बोलती है कि देखकर लग रहा है कि जो लोग इस शिप के ऊपर थे वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी जाने कि आखिरकार वो लोग है कौन। टेसिया ये बोली रही होती कि तभी वहाँ पर एमिली आते हुए बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्या मास्टर का प्लान लीक हो गया। ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से मास्टर के राइवल्स के हाथों के अंदर डायसिथियस का ब्लूप्रिंट लग गया हो, जिसके बाद उन लोगों ने उस ब्लूप्रिंट को यूज कर इस शिप को बनाया है। एमिली ये बोली रही होती है कि तभी पीछे से मास्टर गाइडन की आवाज आती है। मास्टर गाइडन बोलते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता अंटिल तब तक जब तक शिप को ओशन में भेजे हुए 1 हफ्ता ना हो जाए। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई एडवेंचरर इस शिप को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये समुद्री तूफान की वजह से मुड़कर यहाँ पर आई है, और ऐसा होना नामुमकिन है कि हमारा ब्लूप्रिंट हमारे एम्पायर से बाहर लीक हो जाए। जिसपे एमिली बोलती है लेकिन इस शिप के ऊपर के क्रू मेंबर्स का क्या वो सारे के सारे मर गए या फिर वो सारे के सारे भाग गए। जिसपे मास्टर गाइडन बोलते हैं नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई तो रुका था। मास्टर गाइडन वहाँ पर जमीन पर बैठते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं बचा। इस शिप के ऊपर जो क्रू था वो नहीं चाहता था कि कोई भी जाने कि वो लोग कौन है और वो लोग इस शिप के ऊपर क्या लेकर जा रहे थे। मास्टर गाइडन ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वारिया की आवाज आती है। वारिया बोलती है कि मैंने इस शिप को जब पहली बार देखा था तभी से मुझे शक था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को कंफर्म करें। जिसपे मास्टर गाइडन उस शिप के ऊपर बनाई हुई रिपोर्ट्स को अपने बटलर से लेते हुए कहते हैं इन रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद जो मैं सोच रहा हूँ मैं चाहता हूँ वो कभी सही ना हो, लेकिन अगर जो मैं सही में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो सोच रहा हूं वो चीज गलत है। मास्टर गाइडन बोलते हैं कि शिप के ऊपर बचा खुचा हर चीज को एग्जामिन करने के बाद मुझे लगता है कि ये शिप ना डायसिथियस है और ना इसके ऊपर कोई डायसिथन से था। मास्टर गाइडन की बात सुनकर एमिली घबरा जाती है। एमिली कांपती हुई आवाज में बोलती है मास्टर आपके कहने का मतलब क्या। मास्टर गाइडन बोलते हैं हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, और ये फैक्ट है कि ये चीज पूरी तरीके से इस वॉर के फंडामेंटल डायनेमिक को चेंज कर रख सकती है। जिसपे टेसिया पूछती है कि आपके युद्ध कहने का मतलब। टेसिया के ये बोलने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। वारिया तो अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन एमिली पूरी तरीके से सहम जाती है। मास्टर गाइडन बोलते हैं हाँ प्रिंसेस, आपका शक सही है। अलास्ट्रा के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो इस तरीके की शिप को बिल्ड कर पाए, और अगर जो ऐसा है तो वो अपनी पूरी की पूरी बटालियन को लेकर ओशन की तरफ से भी आ सकते हैं। और यहीं से सीन चेंज होकर फ्लाइंग कासल पर आता है, जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर के सामने बैठे हुए होते हैं। ग्रैंडफादर उस प्रोजेक्टर के ऊपर फ्लिक करते हुए इस प्रोजेक्टर को बंद कर देते हैं। इसके बाद ग्रैंडफादर लंबी सी सांस छोड़ते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं चीजें इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि हम अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम रूलर्स स्टार्टिंग से प्रिपेयर ही नहीं थे। और यहीं से सीन चेंज होकर काउंसिल रूम पर आता है, जहाँ पर हमें किसी के हाथ के पटकने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो कोई और नहीं ह्यूमन एम्पायर के एम्परर थे। एम्परर बोलता है डैम इट गाइडन, क्या तुम इसके बारे में पूरी तरीके से श्योर हो। मास्टर गाइडन बोलते हैं कि हिज मैजेस्टी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं इसके बारे में पक्की तौर से नहीं कह सकता कि वो शिप अलास्ट्रिया से है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि वो शिप डायसिथियस नहीं है। मास्टर गाइडन की बात सुनकर एम्प्रेस एम्परर को दिलासा देते हुए बोलती है गाइडन आखिरकार तुम इसके बारे में इतना ज्यादा श्योर क्यों हो। जिसपे मास्टर गाइडन बोलते हैं कि डायसिथियस कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर प्राउड किया जा सकता है, इसलिए मैं चाहता था कि लोग जाने कि ये चीज मेरी क्रिएशन है। इसी वजह से मैंने डायसिथियस के ऊपर छोटी छोटी जगहों पर अपने सिग्नेचर्स छोड़े थे, लेकिन ऐसा कोई भी तरीके का निशान उस शिप के ऊपर है ही नहीं, और तो हर उस शिप का फार्म किसी अलग ही तरीके के मटेरियल से बनाया गया है। गाइडन की बात सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने सीट के ऊपर खड़े होकर चिल्लाना चालू कर देते हैं, जिसपे ग्रैंडफादर एम्परर को अपने आप को शांत करने के लिए बोलते हैं यहाँ पर मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। एम्परर बोलते हैं शांत हो जाऊं, क्या तुमने सुना नहीं कि आखिरकार गाइडन क्या कह रहा है। अगर जो तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं तो मुझे माफ कर देना। ये जानने के बाद मैं शांत नहीं रह सकता कि हमारे एनिमीज के पास खुद की अपनी एक बैटल शिप है। वो अब पूरी तरीके से सक्षम है कि वो अपने हजारों सैनिक समुद्र के जरिए डायसिथन में भेज सके। क्या उन बीस्ट क्लैड के डंजन के अंदर हरामखोर बीस्टों के साथ डील करना
इतना कम था जो अब हमारे सर पर एक और नई आफत आकर पड़ी है। पर इसी तरीके से वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एल्डर बोलता है बहुत हुआ। एल्डर की आवाज को सुनकर एम्पर वहीं पर शांत हो जाता है और मैं भी यहाँ पर अपनी एक्टिंग को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इस तरीके से बात करने की वजह से गला दर्द करने लगा है। एल्डर बोलता है वारिया तुम इस मैटर के बारे में क्या कहना चाहोगी, जिस पे वारिया बोलती है कि वेल मैं डाइसेटस के कंस्ट्रक्शन के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं वहाँ के आर्टिफैक्ट्स के साथ एग्री करती हूँ। वहाँ के सारे सबूत गायब हैं जो कि खुद इस चीज को कंफर्म करने के लिए काफी है। इस पे एम्प्रेस बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी तरीके का ट्रैप हो अलास्ट्रिया के द्वारा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारे ट्रूप्स को तोड़ना चाहते हैं। जिस पे एल्डर बोलता है कि अगर जो अलास्ट्रिया का गोल्ड हमारी ट्रूप्स को डिवाइड करना होता तो ये ज्यादा सेंसेबल होता कि वो लोग अपनी शिप को वेस्टर्न कोस्ट के अंदर छोड़ते। इस तरीके से वो लोग हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते कि वो लोग अटैक करने वाले हैं। टैसिया की मदर बोलती है और तो और ओशियन के टाइड इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, ये मिरेकल है कि हम लोग उस शिप को पहले ही ढूंढ पाए। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर जो जनरली आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो अपने 4 दोस्तों के अंदर और कमेंट में जाकर हैप्पी बर्थडे जरूर लिखते हुए आना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खाते पीते रहे, खुश रहे, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखे। राधे राधे।